वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुश आमदीद। आज की ये वीडियो है एमजीटी 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के बारे में। इस वीडियो में इस एक ही वीडियो के अंदर आप लोगों की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी एमजीटी 101 के फाइनल टर्म की। यकीन माने बिल्कुल भी इरादा नहीं था ये वीडियो बनाने का, मेरे अपने एग्जाम्स थे, लेकिन आप लोगों ने इतने ज्यादा कमेंट्स किए। जितनी मेरे चैनल पे वीडियोस मौजूद है हर एक के नीचे समझ लो कि यही कमेंट मौजूद था, प्लीज मैम एमजीटी 101 की फाइनल टर्म की वीडियो बनाए। अब मैंने आप लोगों के इतने ज्यादा इसरार पे ये काम स्टार्ट तो किया है, लेकिन आपके कहने पे मैंने एक काम किया, मेरे कहने पे आपने ये काम करना है। मुझे इस वीडियो पे 2000 लाइक्स चाहिए और ये काम आप लोगों ने करना है। जितना ये वीडियो लाइक करेंगे आप लोग, इतने ही आगे स्टूडेंट्स तक जाएगी और हर स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट्स का एमजीटी 10 है सब्जेक्ट, सब तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। इतना लाइक करो, इतना शेयर करो कि छा जाए ये वीडियो। जितनी मेहनत मैंने की है, अब इतनी ही मेहनत करने की बारी आप लोगों की है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ फाइनल टर्म के। उसके बाद फिर हम एक एक टॉपिक को डिटेल से लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो अक्रूवल अकाउंटिंग। सेकंड है कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू अक्रूवल अकाउंटिंग। फिर है कैलकुलेशन ऑफ इनकम अकॉर्डिंग टू अक्रूवल अकाउंटिंग। उसके बाद है प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट। फिर है प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट अलाउएबल। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिर है डेप्रिसिएशन मेथड्स। फिर उसके बाद है फॉर्मेट ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स। फिर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। फिर अकाउंटिंग फॉर इन्वेंटरीज। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग डिफरेंसेस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और लास्ट है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ये सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फाइनल टर्म के लिहाज से। इन सारे टॉपिक्स को हम डिटेल से वन बाय वन करके कवर करेंगे। सिलेबस आप लोगों का काफी लंबा है और जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड भी टॉपिक्स थे, इस वजह से इस वीडियो को बनाने में मुझे इतना टाइम लगा। लेकिन बहुत ही ज्यादा इसरार किया है इस बार आप लोगों ने, इस वजह से इस वीडियो को इतना लाइक करना है, इतना शेयर करना है, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो वो जरूर सब्सक्राइब कर ले। अब तो चलते हैं हम अब टॉपिक्स की तरफ, वन बाय वन एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल अकाउंटिंग को आपके सामने बिल्कुल अच्छे से समझाने के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को पहले वो सारी चीज़ें पता हो जो हमने मिड टर्म में सिलेबस में पढ़ी हुई हैं। यानी कि सबसे अगर इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बात करूँ तो क्रेडिट और डेबिट। जब तक आपको क्रेडिट और डेबिट याद नहीं रहेंगे, आप कभी भी आगे ये टॉपिक या आने वाले किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है, और स्पेशली कि क्रेडिट और डेबिट की एंट्री कैसे की जाती है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे मिड टर्म की वीडियो से तैयारी की थी उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। लेकिन मैं अगेन अगेन इस चीज़ को आपके सामने एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्रेडिट क्या होता है और डेबिट क्या होता है। क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन्होंने हमें कर्ज देना होता है, कर्ज देने वाला, ठीक है। कर्ज देने वाला क्रेडिटर होता है और डेटर लेने वाला होता है जो लेता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं पाकिस्तान की इस वक्त मिसाल दूं तो आईएमएफ हमारे क्रेडिटर हैं और हम उनके डेटर हैं। आईएमएफ से हम पैसे ले रहे हैं, हम डेटर हैं, हम उनको वापस करेंगे, ठीक है। ये होते हैं डेटर्स और क्रेडिटर्स। अब इनकी एंट्री कैसे करनी है ये मैंने मिड टर्म की वीडियोस में करवाया हुआ है। यहाँ पे जब एंट्री आएगी तो अगेन मैं आपको समझा दूंगी कि इनकी एंट्री कैसे होती है। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो है अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, हमने एक छोटा सा कंसेप्ट मिड की वीडियोस के अंदर ये पढ़ा भी था कि दो किस्म की अकाउंटिंग होती है, एक होती है कैश बेस अकाउंटिंग और एक होती है अक्रूवल बेस अकाउंटिंग। अक्रूवल बेस अकाउंटिंग असल में एक जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस है अकाउंटिंग के। अक्रूवल बेस अकाउंटिंग ये कहती है कि फॉर एग्जांपल अगर अगर आपका बिल आया है इस महीने का, यानी कि अभी जनवरी है और जनवरी के एंड पे जो बिल आया है आपका, अगर आपकी वो लास्ट डेट हो 2 फरवरी को जमा करवाने की, तो आप अगर यकम फरवरी को जाके जमा करवाते हैं तो इट डजंट मीन कि वो फरवरी का बिल है क्योंकि आप फरवरी में जमा करवा रहे हो, नहीं। वो आपका जो खर्चा था, वो एक्सपेंस था, वो जनवरी का था। तो इस वजह से आप अपने घर के जब एस्टिमेट लगाते हो या खर्चा लिखते हो कि इस महीने मेरा कितना खर्चा हुआ, तो वो उसे आप जनवरी में ही काउंट करोगे, हालांकि आप उसको पे करके आए हो फरवरी के अंदर। लेकिन अक्रूवल बेस अकाउंटिंग ये कहती है जो काम जिस महीने का है, जिस वक्त का है, उसे तब का ही हमें रखना है। जबकि कैश बेस अकाउंटिंग ये कहती है कि नहीं, अब बेशक जनवरी का बिल था लेकिन हमने तो फरवरी की तनख्वाह से पे किया है, तो उसे फरवरी में लिखा जाएगा। बस ये फर्क होता है। अक्रूवल बेस अकाउंटिंग ये कहती है कि जो खर्चा जिस महीने का, जिस साल का है, उसे वहीं पे काउंट करो, बेशक उसे आपने अगले साल या अगले महीने ही पे किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये जो कैश बेस अकाउंटिंग होती है ये नॉर्मली यूज़ होती है हमारे पास छोटे-मोटे बिज़नेसेस के अंदर जिनमें हमने ज़्यादा हिसाब-किताब लंबे-चौड़े नहीं लेके चलने होते। कैश बेस अकाउंटिंग जैसा कि अब है दुकान होती है, एक छोटी-सी दुकान है, तो वहाँ पे अगर आप उधार में चीज़ें लेते हो तो आपने इस महीने सौदा लिया, 5,000 का सौदा लिया, 2500 दे दिए, 2500 कहा मैं अगले महीने दूँगा। तो जब आप अगले महीने देने जाते हो तो वो उसे अगले महीने में लिख लेता है, जी हाँ जी, फलाँ बंदा मुझे 2500 दे के चला गया। ठीक है? उसमें वो नहीं कहता कि हाँ जी, पिछले महीने के थे तो इस महीने इतने ज़्यादा हिसाब-किताब नहीं रखे जाते। ठीक है, फलाँ ने दे दिया, अगला बेशक उधार पे उठा लो। बस जी फलाँ ने इतने दे दिए, उसके इतने बचे हुए हैं, इतने देने वाले हैं, वो कोई नहीं रखते कि किस महीने का था, किस हिसाब-किताब से। बस इतने देने वाले थे, इतने दे दिए, इस हिसाब से चलते हैं वो लोग। तो स्मॉल बिज़नेस एंटिटीज़ जो होती हैं, जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई रूल रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं बनाती, तो वो अपना एक्सपेंस वगैरह ये सारी चीज़ें तब लिख लेती हैं जब उन्होंने पैसे निकाले होते हैं, जब कैश पेमेंट की होती है। ठीक है? वहाँ पे तो कैश बेस अकाउंटिंग चल जाती है। लेकिन अगर हम बड़ी-बड़ी एंटिटीज़ की बात करें, बड़े-बड़े बिज़नेसेस की बात करें, बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस की बात करें, तो वहाँ ऐसा नहीं होता। ठीक है? वहाँ पे जो अकाउंटिंग होती है, जो सारे एक्सपेंसेस वगैरह का हिसाब-किताब चलता है, वो बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलता है। और अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, वो एक्रूअल बेसिस पे ही होते हैं। और एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग यही कहती है कि आपका जिस महीने का या जिस वक़्त का एक्सपेंस है, आप उसे उस वक़्त में ही लेके चलें। ठीक है? यहाँ पे इन्होंने एक मिसाल दी हुई है। यहाँ पे इधर आप देख सकते हैं कि कैश और एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग में क्या फ़र्क होता है। वो कहते हैं जॉब डन इन जनवरी पेड $20 इन फेब। ठीक है? काम क्या हुआ है? जनवरी में हो गया। काम जनवरी में हो गया, $20 फेब में जाके पे किए हैं। फिर यहाँ पे वो दूसरी चीज़ कह रहे हैं यहाँ पे कि जॉब डन इन जनवरी पेड 25 डॉलर इन जनवरी। फिर वो कह रहे हैं जॉब डन इन जनवरी पेड $15 इन फरवरी। अब अगर इसकी हमने देखनी हो कि टोटल के कितना मतलब काम एक ही हुआ है, काम एक ही था जो जनवरी में कर दिया। अब यहाँ पे उसकी 2 पेमेंट्स जो हुई हैं वो हुई हैं जनवरी के अंदर, ठीक है? सॉरी, 1 पेमेंट जनवरी के अंदर हुई है, 2 फ़ेब के अंदर हुई है, काम वो एक ही हुआ है। अब अगर हम अक्रूवल बेस अकाउंटिंग के हिसाब से देखें, तो हमें सारा जितने पैसे हमें दिए गए हैं, वो सारे हमें जनवरी में लिखने हैं क्योंकि काम तो जनवरी का था, ठीक है? तो अक्रूवल बेस अकाउंटिंग ये कहती है कि हमारी जो इनकम आई है, वो सारी जनवरी की है। ये जो टोटल मिला के $60 हमें मिले हैं, ये जनवरी के ही हैं क्योंकि हमने काम जनवरी में करके दिया था। उस काम की इनकम हमें मिली है। जबकि कैश बेस अकाउंटिंग कहती है कि जिसके जब मिले उसे उस महीने में लिखो। जनवरी में 25 मिले थे, तो जनवरी में 25 लिख लिए। फ़ेब में टोटल मिला के 35 मिले थे, तो फ़ेब में 35 लिख लिए। यानी जब मिले हैं तब लिख लो। जबकि एक्रूवल अकाउंटिंग ये कहती है कि जिस महीने के थे उसे उसी महीने में लिखो। बस ये मेनली फ़र्क है एक्रूवल बेस अकाउंटिंग के अंदर और कैश बेस अकाउंटिंग के अंदर। हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम एक्सपेंस ऑफ द ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेंस ऑफ द ईयर हमने कैलकुलेट करना है लेकिन अक्रूवल अकाउंटिंग के हिसाब से, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है, जो हमारा नॉर्मली चैप्टर है, ये अक्रूवल अकाउंटिंग का है। तो ये कहते हैं कि हमें पूरे साल का अगर एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, रिपोर्ट करना है, हमें सामने वाले को, अपने सीनियर को रिपोर्ट करना है कि हाँ जी इस साल हमारा ये खर्चा हुआ, तो वो कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है? अब अक्रूवल अकाउंटिंग मैं आपको समझा चुकी हूँ कि हमें वो कहते हैं कि जिस टाइम का खर्चा है उसे उस टाइम पे ही कैलकुलेट करें। ठीक है? तो अब अगर हमें 1 साल का पूरा खर्चा कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे? ठीक है? अब ये चीज़ समझाने के लिए यहाँ पे ऐड लेस लिखा हुआ है, ये रट्टे नहीं लगाने आपने। मैं आपको एक एग्जांपल की तरफ लेके चलती हूँ। एक एग्जांपल करते हैं हम यहाँ पे, जिससे आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएँगी कि हमने कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक बिज़नेस शुरू किया 2021 के अंदर, ठीक है? 2021 के अंदर मैंने समझ लें एक शॉप, बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं, एक शॉप बनाई है, ठीक है? कपड़ों की शॉप बनाई है मैंने। 2021 के अंदर अच्छा कुछ कपड़े मैं एक शॉप से लेके आई, वहाँ से मैंने 1 लाख का सामान लिया, ठीक है? एक शॉप से जाके मैंने 1 लाख का सामान लिया और उसको मैंने फुल पेमेंट किया, ठीक है? उसके बाद मैं दूसरी शॉप पे गई, वहाँ से मैंने जो है वो मतलब रेडीमेड कुछ बच्चों वाले सूट लिए, तो वहाँ से मैंने 1 लाख का सामान लिया, लेकिन उसको जो है मैंने पेमेंट 50,000 पेमेंट कर दी है, ठीक है? लेकिन 50,000 अभी पेमेंट नहीं की है। मैंने उससे बोला है कि जब मैं अगली बार आऊँगी आपसे कपड़े लेने के लिए, तब मैं आपको पे कर दूँगी, ठीक है? अब ये दोनों क्या हैं, हमने पे कर दिए हुए हैं, तो इन दोनों को हम कहेंगे एक्सपेंस पेड, ठीक है? जो आप पैसे हम पे कर चुके हैं, एक्सपेंस पेड है हमारा ये। उसके बाद ये अभी हमने पे नहीं किया है, ठीक है? अब इस 2021 के अंदर मेरा सिर्फ यही खर्चा हुआ है, ठीक है? यही खर्चा हुआ है, अब साल खत्म हो रहा है, तो यानी कि ये जो है ये मेरा क्लोजिंग ड्यू है। क्लोजिंग ड्यू ये कि साल खत्म होने पर जो पैसे अभी तक आपने लोगों के देने होते हैं, वो होते हैं क्लोजिंग ड्यू, ठीक है? कि साल खत्म हो चुका है लेकिन अभी तक आपने लोगों के पैसे देने हैं, वो होता है क्लोजिंग ड्यू।
अब आ चुका है 2022। 2022 में क्या हुआ कि अब देखें, मैंने जो हमारा दूसरा शॉपकीपर है उसकी 50,000 देने हैं और इस बंदे को मैंने टोटली पे किया हुआ है। अगली बार 2022 में मैं दोबारा सामान लेने गई उन लोगों के पास, तो मैंने क्या किया है कि इस बार जिसको 1 लाख पहले पे किया हुआ था मैंने, उस बार पूरा उसके साथ हिसाब किताब मेरा कंप्लीट था। उससे इस बार मैं कपड़े लेने के लिए गई, तो मैंने 1.5 लाख का सामान लिया उससे, तो मैं उसको 1 लाख पे करके आ गई। ठीक है, 1 लाख मैं क्या करके आ गई हूँ, एक्सपेंस पेड है मेरा। ठीक है, एक्सपेंस में उसको पे करके आ गई हूँ और मैंने कहा है कि 50,000 मैं आपको बाद में दूंगी, 50,000 बाद में दूंगी, ये मैं उसको ड्यू ड्यू करके आ गई हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैं दूसरे शॉपकीपर के पास गई। ठीक है, दूसरे शॉपकीपर के पास गई हूँ और मैं उसे क्या है कि 50,000 मैंने पिछले देने थे, 1 लाख का सामान मैंने इस बार लिया और मैं उसको 2 लाख दे के आ गई हूँ। मैं उसको 2 लाख पे करके आ गई हूँ। उस 2 लाख में से मैंने 1 लाख का तो सामान लिया है, 50,000 उसके पिछले दिए हैं और 50,000 जो है वो मैं उसको एडवांस में दे के आई हूँ। यानी 1.5 लाख समझ लें कि मैंने एक्सपेंस पे किया है अपना। ठीक है, जो मेरा एक्सपेंस था, इस साल के भी पैसे देने थे, पिछले साल के भी देने थे। 1.5 लाख तो मैंने एक्सपेंस पेड दिया उसको, लेकिन 50,000 मैं उसको एडवांस में पेमेंट करके आई हूँ कि अगली बार जब आऊंगी तो मैं उस वक्त ये जो है वो इससे चीजें ले लूंगी। ठीक है, इस तरह से कुछ मैंने पेमेंट की हुई है। और अब जो है वो मेरा 2023 ओपन हो चुका है, 2023 स्टार्ट हो गया ईयर। ठीक है, अब इस साल का जो क्लोजिंग ड्यू था यहाँ पे, यानी मैंने जो लोगों के पैसे देने थे, ये क्लोजिंग ड्यू था मेरा। ठीक है, ये याद रखना है कि साल खत्म होने पे जो लोगों के आपने पैसे देने होते हैं उनको क्लोजिंग ड्यू कहते हैं। जो आपने लोगों को दिए होते हैं एडवांस में, उसको आप क्लोजिंग एडवांस या क्लोजिंग प्री पेमेंट कह सकते हैं। ठीक है, प्री पेमेंट भी कहा जाता है इसको कि आपने एडवांस में पेमेंट की हुई है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये आपका जो है वो मतलब प्री पेमेंट या एडवांस, जो भी आप इसे कह लो। अच्छा, तो जो हमारा यहाँ पे क्लोजिंग ड्यू होता है, जब हमारा साल शुरू हुआ था, ये साल शुरू हुआ था, तो साल शुरू होते ही हमने जो लोगों के पैसे देने होते हैं उसको ओपनिंग ड्यू कहते हैं। यानी कि ये 50,000 जब हमारा ये साल शुरू हुआ तो हमारे ऊपर कर्ज था। ठीक है, इसको हम ओपनिंग ड्यू कहेंगे, ओपनिंग ड्यू। ठीक है, ओपनिंग ड्यू हमारा कितना था, 50,000। अब जब 2023 शुरू हुआ है, तो अब यहाँ पे आप देखें कि हमारा ओपनिंग ड्यू है क्या, कोई ओपनिंग ड्यू है, क्योंकि ये हमारा जो क्लोजिंग ड्यू था 2022 खत्म हुआ है तो हमने 50,000 लोगों के देने हैं। 2023 शुरू हुआ तो हमारा ओपनिंग ड्यू है ये। ठीक है, ये हमारा हो गया ओपनिंग ड्यू। उसके बाद हमारे पास ओपनिंग एडवांस भी है कि हमने 50,000 पहले से ही दिए हुए हैं। जब इस बार मैं 2023 में सामान लेने जाऊंगी तो मुझे वो 50,000 पे नहीं करना पड़ेगा, तो हमारे पास ओपनिंग एडवांस भी है। ठीक है, ओपनिंग एडवांस भी मौजूद है। तो अब अगर मैं कोशिश करूं कि मैंने 2022 का एक्सपेंस ऑफ द ईयर निकालना है, ठीक है, 2022 का एक्सपेंस ऑफ द ईयर निकालना है, तो हम अपनी बुक की तरफ चलते हैं और बुक से देखते हैं कि बुक हमें क्या कह रही है। बुक कह रही है सबसे पहले तो आप अपना एक्सपेंस पेड लिखें। ठीक है, हम अपना एक्सपेंस पेड नीचे लिख लेते हैं, बिल्कुल जैसे बुक कहती है हम वैसा करते जाएंगे। अब इस साल का हमारा एक्सपेंस पेड कितना है, मैंने कितना पे किया है, 1 लाख तो ये पे करके आई हूँ और 1.5 लाख मैं ये पे करके आई हूँ। ठीक है, कितना हो गया टोटल मिला के, 2.5 लाख, 2.5 लाख मैं पे करके आई हुई हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं इसमें ऐड कर दें आप अपना क्लोजिंग ड्यू। ठीक है जी, हम ऐड कर लेते हैं क्लोजिंग ड्यू। हमारे पास क्लोजिंग ड्यू क्या है, 50,000। मैंने इसमें ऐड कर दिया 50,000। ठीक है, अब ये मैंने क्यों ऐड किया वजह भी बतानी है कि बेशक ये मेरा क्लोजिंग ड्यू है, मैंने इसे अगले साल पे करना है, लेकिन ये खर्चा मेरा इसी साल का है। और हमारी एक्रूअल अकाउंटिंग यही कहती है कि जो खर्च जिस साल का हो उसे उसी में रखना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने 50,000 ये इसमें ऐड कर लिया। उसके बाद वो कहते हैं कि लेस कर दें ओपनिंग ड्यू को, ओपनिंग ड्यू को लेस कर दें। ओपनिंग ड्यू हमारा कितना था, 50,000। वो कहते हैं इसको लेस क्यों कर देना है हमने इस साल के खर्च में से, कि बेशक हमने पे इसको इस साल किया है, लेकिन था तो ये 2021 का खर्चा, इस वजह से मैंने इसको बीच में से माइनस कर दिया, मैंने इसको माइनस कर दिया। उसके बाद क्या कहते हैं वो हमें, उसके बाद वो कहते हैं लेस कर दें एडवांस प्री पेमेंट, कि अगर इस साल आपकी कोई एडवांस प्री पेमेंट हुई हुई है तो उसको भी आपने लेस कर देना है। हाँ जी, हमने एडवांस पेमेंट भी कर दी हुई है 2023 के लिए। ठीक है, तो वो कहते हैं उसको भी लेस कर दे। वो कहते हैं बेशक आपने पे इस साल की है, लेकिन है तो वो 2023 के लिए ना, सामान तो आपने 2023 में लेके आना है,
इस वजह से उसको भी आप इसमें से माइनस कर लें। ठीक है जी, हम इसको भी माइनस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट कहते हैं कि ओपनिंग प्री पेमेंट अगर है तो उसको आपने ऐड कर लेना। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें कि क्या हमने 2021 में कोई एडवांस पेमेंट की हुई थी 2022 के लिए, नहीं की हुई थी। अगर वो होती तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर देती। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई एडवांस पेमेंट नहीं की हुई थी, लेकिन इस वजह से मैं उसको यहाँ पे ऐड नहीं कर रही। अगर हमने की होती तो मैं उसको ऐड करती, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हमारे पास नहीं है। होती तो वो ऐड हो जाती क्योंकि वो इस साल का होता। ठीक है, क्योंकि वो इस साल का होता है। जिस तरह हमने यहाँ से ये माइनस कर दिया कि इसको यहाँ पे करेंगे, इसी तरह से अगर मैंने यहाँ कोई पेमेंट की होती तो वो यहाँ पे आके जमा हो जाती। बहरहाल अभी हमारे पास हमारे इस सिनेरियो के अंदर एडवांस पेमेंट नहीं थी 2022 के अंदर, कि जो हमने 21 में की होती और 22 में हमारे शुमार होती। तो अब अगर मैं इसका टोटल करूं, उन्होंने कहा है ये करें टोटल, तो आपका जवाब आ जाएगा। अब 2.5 लाख में से मैंने क्या जो है वो यहाँ पे टोटल है हमारे पास 2.5 लाख। 2.5 लाख के अंदर मैंने 50,000 जमा करना है। टोटल मिला के हो गया कितना, 3 लाख। 3 लाख में से 50,000 भी माइनस करना, दूसरा 50,000 भी माइनस करना है, यानी कि 1 लाख माइनस करना है। तो टोटल मेरा एक्सपेंस कितना बन गया है, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख मेरा एक्सपेंस ऑफ द ईयर है। ठीक है, यानी इस तरीके से आपने रट्टा नहीं लगाना कि कौन सी चीज माइनस करनी है और कौन सी चीज प्लस करनी है। ये याद रखें कि क्लोजिंग ड्यू प्लस क्यों हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो आपका इसी साल का खर्चा है, बेशक आपने अगले साल में पे करना है। ओपनिंग ड्यू क्यों माइनस हो रहा है, क्योंकि वो पिछले साल का खर्चा था, पे बेशक आपने इस साल किया है लेकिन वो 2021 का खर्चा था, इसलिए वो माइनस हो रहा है। ठीक है, एडवांस पेमेंट अगर होती तो वो क्यों ऐड होती, क्योंकि वो 2022 के लिए ही पेमेंट की गई थी। और अगर आपकी क्लोजिंग एडवांस है तो वो इसलिए माइनस होगी क्योंकि वो 2023 के लिए पेमेंट की गई है, 2022 के लिए नहीं की गई। ठीक है, यही चीज मैं आपको इस एग्जांपल से समझाना चाहती थी कि इन्होंने यहाँ पे यही कहा हुआ है कि क्लोजिंग ड्यू को ऐड कर लें, ओपनिंग ड्यू को माइनस कर लें। इसी तरीके से क्लोजिंग प्री पेमेंट को माइनस कर दें और ओपनिंग प्री पेमेंट को ऐड कर लें। एक्सपेंस के अंदर, यानी जो एक्सपेंस पे किया हुआ है उसमें ये ऐड और लेस करने की बात हो रही है। और वो कहते हैं ऐड और लेस करने के बाद जो आपके पास अमाउंट आएगी उसको हम एक्सपेंस ऑफ द ईयर कहेंगे। ठीक है, आपने रट्टा नहीं लगाना कि क्लोजिंग ड्यू ऐड होगा ओपनिंग ड्यू माइनस होगा, नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचे तो इसकी बकायदा से हमारे पास वजह मौजूद है कि क्यों हमने फलां चीज को माइनस करना है और क्यों फलां चीज को हमने प्लस करना है। आपके पास डाटा दिया गया होगा बिल्कुल इस एग्जाम्पल की तरह। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ये जो मैंने हाईलाइट किया A1 आपको ये बिल्कुल फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए कि ये हमने क्या चीज ऐड करनी है और क्या चीज माइनस करनी है, लेकिन रट्टा लगा के नहीं। जैसे मैंने समझाया बिल्कुल वैसे ही मैं आपको मजीद क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी समझा देती हूँ, एग्जाम्पल करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। वो कहते हैं कि कैश पेड फॉर एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर, यानी ड्यूरिंग द ईयर साल के अंदर जो हमने पे कर दिया हुआ है वो है हमारा 7,000। ठीक है, कितना है, 7,000। उसके बाद वो कहते हैं कि साल का जो ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग ड्यू, ओपनिंग बैलेंस एक्सपेंस ड्यू, वो था 250 रुपए। फिर वो कहते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्री पेमेंट एक्सपेंस, यानी एडवांस जो पेमेंट हुई थी वो थी 400 रुपए। उसके बाद वो कहते हैं कि जो क्लोजिंग ड्यू था वो था 300 रुपए और जो क्लोजिंग एडवांस था वो था 700 रुपए। यानी टोटल उन्होंने आपको वही सारी चीजें दी हैं जो यहाँ पे हैं। 5 कीमतें आपको दी गई हैं और इन पांचों को वो कहते हैं कि आपने करना क्या है, रिक्वायर्ड है आपसे कि एक तो आपने एक्सपेंस अकाउंट बनाना है, टोटल एक्सपेंस हुआ कितना है, यानी जो मैंने आपको बताया कि एक्सपेंस ऑफ द ईयर निकालना है आपने। फिर वो कहते हैं कि एक अलग से अकाउंट बनाना है हमने एक्सपेंस ड्यू का, यानी इसमें से जो जो हमारे एक्सपेंस ड्यू है उसका अलग से अकाउंट बनाए और जो जो एक्सपेंस एडवांस है उसका अलग से अकाउंट बनाए। टोटल उन्होंने 3 अकाउंट हमें रिक्वायर किए हैं बनाने के लिए। अब मैंने जो चीज आपको बताई थी वो चीज आपको याद होगी कि कौन कौन सी चीज प्लस करनी होती है और कौन कौन सी चीज माइनस करनी होती है। अब मैं साथ ही आपको अकाउंटिंग के अंदर इनकी एंट्रीज भी समझा दूंगी कि जो चीज एक्सपेंस में ऐड होती जाएगी वो डेबिट साइड पे लिखेंगे, जो माइनस होंगी वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, सिंपली। ठीक है, मेनली हमारे पास कैश पेड होता है। ठीक है, इसके अंदर जो ऐड होंगे वो इसी साइड पे रहेंगे, जो माइनस होंगे वो उस साइड पे चले जाएंगे। ठीक है, टोटली हमारे पास एक्सपेंस पेड कितना है, सॉरी, एक्सपेंस पेड है हमारे पास 7,000। ठीक है, 7,000 है हमारे पास। 7,000 हमने ये देखें यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने इसमें ऐड क्या करना होता है, ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस हम क्यों ऐड कर रहे हैं, पिछले साल जमा करवाया था बेशक लेकिन था तो इस साल के लिए। ठीक है, तो वो हमने ऐड करना है और हमारा ओपनिंग एडवांस कितना है, 400। 400 हमने इसमें ऐड कर लिया।
नेक्स्ट हमने इसमें क्या ऐड करना होता है, क्लोजिंग ड्यू। साल खत्म हुआ है लेकिन हमने लोगों के पैसे देने हैं अभी, और वो हम इसमें ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि है तो इसी साल का खर्चा ना, एक्सपेंस हम पूरे साल का निकाल रहे हैं, तो हमने ये 320 में ऐड कर दिया। टोटल मिला के ये कितना बन गया, 7700। क्रेडिट साइड पे आ जाए कि कौन सी चीजें इसमें से माइनस होंगी। माइनस होंगी एक तो ओपनिंग ड्यू, अच्छा ड्यू की जगह पे लफ्ज यहाँ पे ओइंग भी आएगा, उसका मतलब भी ड्यू है, ठीक है। ओइंग ड्यू ये एंड पे, इस चैप्टर के एंड पे आपको ये सारे लफ्ज मिलेंगे जो मतलब जो हमने पेमेंट करनी होती है अभी, उसके लिए जो अल्फाज यूज होते हैं। इसी तरीके से एडवांस के लिए भी एडवांस भी आता है, प्री पेमेंट भी आता है, इस तरह के और भी एक दो लफ्ज हैं जो यूज होते हैं, तो आपने उनको एक बार देख लेना है, ठीक है, ताकि आपको अगर वर्ड्स चेंज करके दिए जाएं तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो सबसे पहली चीज हमने क्या माइनस की है, ओपनिंग ड्यू। ओपनिंग ड्यू क्यों माइनस किया, क्योंकि वो पिछले साल का था, पिछले साल का खर्चा था जो हम पे नहीं कर सके थे, लेकिन हमने इस साल पे किया। बेशक पे इस साल किया है लेकिन है तो पिछले साल का, तो ये हमने इसमें से 250 माइनस कर दिया। दूसरा हमने क्या माइनस किया, क्लोजिंग एडवांस, ठीक है। हमने इस साल अगले साल के लिए एडवांस पेमेंट की है 700 रुपए, लेकिन क्या हुआ है, वो है तो अगले साल के लिए, उसे अगले साल में हमने काउंट करना है, तो इसलिए ये दोनों हमारे साथ कीमतें माइनस हो जाएंगी। अब ये टोटल मिला के कितनी बनी है, 950, और ये साइड कितनी है, 7700। तो हमें दोनों साइड बैलेंस करनी होती है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था क्रेडिट इज ऑलवेज विल बी इक्वल टू डेबिट, ठीक है। हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड बराबर करनी है, तो हम यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर लगाएंगे, और वो बैलेंसिंग फिगर कितना है कि यानी 7700 के बराबर इसको करने के लिए जितनी हमें मजीद अमाउंट चाहिए वो है 6750, तो हमने बैलेंसिंग फिगर लगाया और टोटल मिला के बन गया हमारे पास 7700। एक्सपेंस अकाउंट हमारा बन चुका है कि एक्सपेंस ऑफ द ईयर हमारा कितना है यहाँ पे, यानी कि ये टोटल 7700 में से अगर ये माइनस कर दे तो 6750, यानी अगर एक्चुअली में देखा जाए हमारे पास तो जो हमारा एक्सपेंस ऑफ द ईयर है वो 6750 है, ठीक है। लेकिन एंट्री हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है, इस तरह से हमने एक्सपेंस का अकाउंट बनाना होता है। जो माइनस करने हैं वो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, जो प्लस करने हैं वो डेबिट साइड पे लिखेंगे, और इस तरह से हमारा एक्सपेंस का अकाउंट बन जाएगा। लेकिन उन्होंने हमें दो और भी अकाउंट बनाने को बोला है, उन्होंने कहा है अलग से अकाउंट बनाए, अलग से अकाउंट बनाएं जो हमारे ड्यूज हैं उसका, ठीक है। तो सबसे पहले वो कहते हैं जो हमारा ओपनिंग ड्यू था, ठीक है, जो हमारा ओपनिंग ड्यू था 250 रुपए, यानी कि ब्रॉड फॉरवर्ड जो पिछले जो साल से हमारे पास इस वक्त आया यहाँ पे, ये वाली चीज, ठीक है, ये वाले हमने यहाँ पे लिखे, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं यानी ये पिछले साल से हमारे पास इस बार आया था, और जो ड्यू हम जब साल खत्म हो रहा है जो कैरिंग फॉरवर्ड जाएगा जो अगले साल पे करेंगे वो है 300, ठीक है। टोटल मिला के कितना बन गया, 550। तो दूसरी साइड पे ये समझ लो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि ब्रॉड फॉरवर्ड हमारे पास आया था 250 रुपए, ठीक है, और क्लोजिंग जो जा रहा है वो 300 है, यानी दोनों साइडों पे सेम से चीजें लिखी हुई, सिर्फ ये कि दोनों साइडों को बराबर करने के लिए, ठीक है, कि दोनों साइडों पे हमारे लिखे हुए हैं अकाउंट्स और दोनों साइड्स हमारी बराबर है, क्रेडिट डेबिट के बराबर होता है। तीसरा अकाउंट हम बना रहे हैं एडवांस पेमेंट का। एडवांस पेमेंट यानी कि साल जब शुरू हुआ तो हमने एडवांस पेमेंट की हुई थी, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड जो हमारे पास आया वो 400 है, यानी इस साल के लिए हमने 400 एडवांस पे किया हुआ था, ठीक है। जब हमारा साल क्लोज हो रहा है तो हमारे पास क्लोजिंग एडवांस कितना है, 700। टोटल मिला के कितना बन गया, 1100। सेम वही चीज उन्होंने यहाँ पे भी इस साइड पे भी लिख दिया कि ओपनिंग कितनी थी, 400, और बैलेंस कैरिंग फॉरवर्ड जो अगले साल के लिए जा रहा है वो कितना है, 700, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने अकाउंट्स बना लेने हैं, लेकिन काउंट किस तरह से करना है वो आपने ये चीज याद रखनी है कि क्या चीज इसमें ऐड होगी और क्या चीज लेस होगी। दूसरी इसमें से जो चीज आपने याद रखनी है वो ये है कि जो ऐड होंगे वो डेबिट साइड पे यूज होंगे, और जो इसमें से माइनस होंगे वो क्रेडिट साइड पे जाएंगे। ये दो चीजें आपको आनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर का, मस्ट आता है पेपर में। आपसे एक्सपेंस ऑफ द ईयर भी निकलवाया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि अकाउंट बनाएं, और अकाउंट में एंट्रीज इसी तरीके से आपने करनी है। एक एग्जांपल मैंने आपको करके दिखा दिया, आगे आने वाले एग्जांपल्स को आपने खुद प्रैक्टिस करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके कंसेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होंगे। ये बात मैं पहले भी आपको कहती रही हूँ कि MGT 101 की अगर अच्छी तैयारी करनी है तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करें। सिर्फ सुनने से बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप करने बैठते हो आप पजल हो जाते हो। एक बार गलत होगा, दो बार होगा, दोबारा वीडियो देखना, तीसरी बार जरूर सही हो जाएगा। और जब आप लिख लेते हो एक बार तो आपको कभी भी नहीं भूलता, इसलिए प्रैक्टिस मस्ट करना है इसको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, इनकम कैलकुलेट करनी है हमने, यानी कि हमने एक साल की इनकम कैलकुलेट करनी है, और अगेन हमने अक्रूवल अकाउंटिंग के हिसाब से ही अपनी इनकम को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसमें भी आपने सेम चीजें, बिल्कुल वही सेम चीजें हैं हमारे पास, यही 5 चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। इन्हीं को हमने प्लस माइनस करना है। सबसे पहली चीज क्या होती है, इनकम जो हो चुकी है, जो हमें रिसीव हो चुके हैं पैसे, ठीक है,
बिल्कुल उसके अपोजिट ही चलना है। एक्सपेंस में क्या था, जो हम चीजें खरीदने जाते थे। इनकम में क्या है, जो लोग हमसे खरीद के लेके गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल प्लस भी वही चीजें होनी है, माइनस भी वही चीजें होनी है। ठीक है, सेम वही चीज क्लोजिंग ड्यू वो प्लस होगा। ठीक है, अब क्लोजिंग ड्यू इनकम में कौन सा हो सकता है कि साल खत्म हो गया लेकिन लोगों ने अभी मेरे पैसे देने हैं। ठीक है, साल खत्म हो गया, फलां फलां लोगों पे मेरा उधार है, जिसे हम डेटर्स कहते हैं। ठीक है, कर्ज ख्वाह है मेरे, क्रेडिटर्स को उन्होंने पैसे वापस करने हैं। तो वो क्या है, वो ज़ाहिर सी बात है तो इसी साल के, मेरी इसी साल चीज़ बिकी है तो उन्होंने मुझे वापस करने हैं। ठीक है, क्लोजिंग ड्यू है वो मेरी इनकम में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ओपनिंग ड्यू जो है वो माइनस हो जाएगा। क्यों? कि जो साल जब शुरू हुआ था, जो ओपनिंग ड्यू था वो पिछले साल का था ना। पिछले साल में मेरी जो है वो सेल हुई थी और उसके वो पैसे थे। ठीक है, तो इस वजह से वो बेशक मुझे मिले इस साल में है, ओपनिंग ड्यू है वो मेरा, लेकिन क्या है वो इसमें से माइनस हो जाएगा क्योंकि मैं सिर्फ इस साल की इनकम अपनी अकाउंट कर रहा हूँ। उसके बाद क्लोजिंग एडवांस है। क्लोजिंग एडवांस क्यों माइनस होगा कि ये साल खत्म हो गया है और लोगों ने मुझे एडवांस पेमेंट की हुई है, चीज अभी तक नहीं ली मेरे से। ठीक है, तो वो माइनस होगा क्योंकि अगले साल मैंने चीज बेचनी है उनको, तब मेरी इनकम होगी ना। इस वजह से वो हमारा इस साल की इनकम में से माइनस हो जाएगा। और ओपनिंग अगर एडवांस है तो वो प्लस हो जाएगा क्योंकि जब साल शुरू हुआ पिछले साल लोगों ने पेमेंट की हुई थी लेकिन चीज उन्होंने इस साल मेरे से लेनी थी। तो जब मेरी चीज इस साल गई है तो वो पेमेंट भी फिर मैं इस साल में काउंट करूंगा। तो इस तरीके से जो है वो आपने प्लस जो चीज़ें करनी है और माइनस बिल्कुल रट्टा नहीं लगाना इन चीज़ों को। सिर्फ़ अपने माइंड में इस कांसेप्ट को क्लियर रखना है और इस कांसेप्ट के हिसाब से ही आपने जो है वो क्लोजिंग ड्यू को प्लस करना है, ओपनिंग ड्यू को माइनस, क्लोजिंग एडवांस को माइनस करना है और ओपनिंग एडवांस को उसमें ऐड करना है। जो इनकम रिसीव हो चुकी होगी कैश की वो आपके पास लिखी हुई होगी। इसकी भी मैं आपको एग्जांपल जो है वो सॉरी करवा देती हूँ। यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास मौजूद कि इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। जो पैसे रिसीव हो गए हैं कि सेल हुई उसी वक़्त लोगों ने पैसे दे दिए, वो कितने हैं? 3000। ठीक है? उसके बाद है हमारे पास ओपनिंग ड्यू। ओपनिंग ड्यू कितना है? ₹150। उसके बाद हमारे पास ओपनिंग एडवांस है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ अनअर्न्ड इनकम, यानी कि अभी हमने जो नहीं लिए उनसे। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है? 500। क्लोजिंग डेट ड्यू जो है वो हमारे पास है ₹70। और उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग एडवांस जो है वो है हमारे पास ₹50। अब क्या है, उन्होंने कहा है हमें बिल्कुल सेम वही चीज है कि इनकम भी पूरी हमने काउंट करके बतानी है कि तो पूरे साल की कितनी है। इनकम ड्यू का अलग से अकाउंट बनाना है और एडवांस ड्यू जो है उसका अलग से, एडवांस इनकम जो सॉरी है उसका अलग से बनाना है। ठीक है, एडवांस को अनअर्न्ड भी कहा जा सकता है। ठीक है, अभी हमने कमाए नहीं है, हमने उनको पैसे चीज बेची होती, पैसे लिए होते तो वो अर्न हुए हुए होते नहीं, लेकिन वो एडवांस पेमेंट हमें करके गए हैं, चीज हमने बेची नहीं है, इस वजह से उसको अनअर्न्ड भी कहा जा रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि जो वर्ड्स उनके जगह पे यूज होंगे तो आपने उन वर्ड्स को ज़हन में रखना है क्योंकि पेपर में आपको इस तरह से कंफ्यूज किया जाएगा, ये याद रखिएगा। जरूरी नहीं है हर जगह पे सिंपली बस ड्यू या एडवांस के लफ्ज यूज होंगे, अल्फाज चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपका फर्क आएगा। यहाँ तक एक्सपेंस की तरह ही सारी चीजें थी कि जिस तरह एक्सपेंस में था हमने यहाँ पे भी ऐसे ही प्लस माइनस करके इनकम ऑफ द ईयर तो निकाल लिया। लेकिन जब हम इसकी एंट्री करने लगेंगे तो थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। जिस तरह अब इनकम में पैसे आते हैं एक्सपेंस में पैसे जाते हैं, उल्टा है ना, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी उल्ट हो जाएगा कि जो जिसमें इसमें से माइनस हो रही होंगी वो डेबिट साइड पे चली जाएंगी और जो प्लस हो रही होंगी वो सारी क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी। बस ये फ़र्क आता है इनकम के अकाउंट बनाने में और एक्सपेंस का अकाउंट बनाने में, उल्ट बनता है उसके। यहाँ पे देखें, जो कैश रिसीव हुआ है वो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, 3000 हमने रिसीव किया। ठीक है, इसमें जो प्लस हो रहा है क्लोजिंग ड्यू वो हमने साइड पे लिखा हुआ है, 70 रुपए हमने क्लोजिंग ड्यू लिया था। ओपनिंग जो हमारे पास एडवांस आया है वो है 500। टोटल मिला के कितना बना? 3570। ठीक है, अब इस तरफ हमारे पास ओपनिंग ड्यू कितना है? 150 रुपया। और क्लोजिंग एडवांस हमारे पास कितना है? 50 रुपया। ये टोटल मिला के कितने बन गए? 200। अब 200 ये हैं तो हमने बैलेंसिंग फिगर इसके साथ बैलेंस करने के लिए, यानी कि मजीद इसमें कितने होंगे तो 3570 बनेगा, वो है हमारे पास 3370। ये जो बैलेंसिंग फिगर है एक्चुअल में यही हमारी इनकम ऑफ द ईयर है। ठीक है, लेकिन हमने जब हम इनकम अदर काउंट करेंगे तो इस तरह से आती है, अलग से काउंट करें। लेकिन जब हम अकाउंट बनाते हैं तो हमने ऐसे ही बनाना होता है, अकाउंट में हम इसे बैलेंसिंग फिगर के तौर पे ही शो करते हैं। ठीक है, इन 3770 हमारी टोटल इनकम है। इनकम का अकाउंट बन गया है, उसके बाद नीचे हम अगर अलग से अकाउंट बनाते हैं ड्यू अमाउंट का, तो वो है हमारे पास बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड जो पिछले साल से आया, यानी ड्यू हमने जो लोगों ने हमारे देने थे वो 150 था। ठीक है, और कैरिंग फॉरवर्ड साल खत्म होने के बाद जो लोगों ने हमारे देने हैं वो 70 रुपए हैं। बिल्कुल सेम वही चीज इस तरफ भी लिख के दोनों बिल्कुल सेम कर दिए। एडवांस में अगर करें तो एडवांस पेमेंट जो साल के शुरू में हुई हुई थी ओपनिंग में,
वो 500 यानी पिछले बैलेंस जो ब्रॉड फॉरवर्ड आया वो 500 है, ठीक है। और साल खत्म होने के बाद जो अभी लोगों ने हमारे एडवांस पेमेंट की हुई है वो 50 रुपये, टोटल मिला के कितना बना 550। तो दोनों साइडों पे सेम सेम वो लिख दिया और अकाउंट बन गया। अब अगर मैं बात करूं कि इस चैप्टर में से आपका क्वेश्चन एक तो ये आ सकता है कि आपसे पूछा जाएगा कि आपने इनकम अकाउंट मतलब इनकम ऑफ द ईयर काउंट करके बताएं और उसकी एंट्री करें, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंस आपसे पूछा जा सकता है और उसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि रूरल अकाउंटिंग होती क्या है, ठीक है। शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ सकता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है इनकम जो है मालूम करना और ये एक्सपेंस मालूम करना। इसके साथ साथ अगर मैं उसके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं इस चैप्टर के रिलेटेड, तो आपसे जो पूछा जाएगा सबसे पहले तो रियल लाइफ एग्जांपल आएगी और आपको कैश बेस अकाउंटिंग और रियल जो अक्रूवल बेस अकाउंटिंग है उसमें डिफरेंस करना पड़ेगा, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा कि उस एग्जांपल वो जो एग्जांपल दी गई है वो कैश बेस अकाउंटिंग की है या अक्रूवल बेस अकाउंटिंग की है। तो अगर तो वो उस महीने के हुए और उसी महीने में उसको काउंट किया जा रहा है वो तो अक्रूवल होगी, और अगर अगले महीने में मिली है और अगले महीने में काउंट किया जा रहा है तो फिर वो कैश बेस होगी। वो तो मैंने आपको समझा चुकी हूँ। इसके अलावा ये भी आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे एक चीज आती है, ये जो हम याद करते हैं ना ये चीजें, तो कहते हैं कि जो इनकम रिसीव हो चुकी होती है। अब ये चीज मैं आपको मिड के सिलेबस में करवा चुकी हूँ कि जो पैसे हमें कैश की सूरत में या चेक की सूरत में रिसीव हो जाते हैं उनको हम कभी भी अपनी जो हम बनाते होते हैं स्टेटमेंट उसमें नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि स्टेटमेंट जो हमने बनानी होती है वो लेजर और उसके ऊपर बनती है। जो हम लेजर बनाते हैं और जर्नल बनाते हैं उन पे लिखी जाती है, और लेजर और जर्नल में हमने सिर्फ वो अमाउंट्स लिखनी होती हैं जो भी क्रेडिट पे होती हैं, जो उधार पे होती हैं, ठीक है। जो अमाउंट हमारी रिसीव हो जाती है वो कैश बुक में जाती है, ठीक है। तो जो हमें इनकम रिसीव हो जाएगी वो हमारी कहाँ पे अकाउंट होगी? कैश बुक के अंदर। कैश बुक के अंदर रिसिप्ट साइड पे, कैश बुक में कि हमें रिसीव हो गए हैं, कैश बुक में रिसिप्ट साइड पे। बिल्कुल ऐसे ही अगर इनकम की तरफ जाएं तो जो इनकम हमारी पे हो चुकी होगी वो कैश बुक में पेमेंट साइड पे आएगी। ये आपका एमसीक्यूज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमारा क्लोजिंग ड्यू होता है कि साल खत्म हो गया है लेकिन हमने लोगों की पेमेंट करनी है अभी, वो हमारी लाइबिलिटी है, यानी कि कर्ज है हम पे, ठीक है। ये भी रट्टा लगाने वाली चीज नहीं है, मैंने कंसेप्ट आप लोगों को समझाए हुए हैं कि लाइबिलिटी का मतलब कर्ज होता है। तो क्लोजिंग ड्यू साल खत्म हो गया है लेकिन अभी तक हमने लोगों के पैसे देने हैं, तो जाहिर सी बात है क्लोजिंग ड्यू हमारी लाइबिलिटी है। बिल्कुल इसी तरीके से क्लोजिंग एडवांस जो होता है हमारे पास कि साल खत्म हो गया और हमने लोगों को एडवांस पेमेंट की हुई है, अगले साल नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट चीजें मिल जाएंगी, तो वो हमारा एसेट होता है। और एसेट हर वो चीज जो हमें फ्यूचर में फायदा देगी। तो अगर हमने एडवांस में पेमेंट की हुई है तो फ्यूचर में फायदा ही मिलेगा ना, ठीक है। तो ये आपसे एमसीक्यूज बेस पे पूछा जा सकता है कि इनकी ये क्या बनेंगी, लाइबिलिटी होंगी या एसेट या जो भी, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही इनकम के अंदर भी जो क्लोजिंग ड्यू होता है हमारा उससे उल्टा ये याद रखिएगा कि इनकम में क्लोजिंग ड्यू कि अगर साल खत्म हो रहा है और लोगों ने हमारे पैसे देने हैं, अगर हमने देने थे तो लाइबिलिटी थी लेकिन लोगों ने हमारे देने हैं तो वो एसेट हो गई है, ठीक है। इनकम के अंदर क्लोजिंग ड्यू एसेट होता है और क्लोजिंग एडवांस लाइबिलिटी होता है। लोगों ने अगर साल के एंड पे हमें एडवांस पेमेंट की हुई है और उन्होंने अगले साल सिर्फ चीज ले लेनी है हमसे, पेमेंट ऑलरेडी की हुई है, तो वो हम पे लाइबिलिटी है। पैसे हमारे पास आ चुके हैं लेकिन चीज हमने अभी देनी है, हम पे कर्ज है उनकी चीजें अमानत है हमारे पास, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी होते हैं। तो ये आपके इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं जिनको आपने याद रखना है। इस चीज को इन्होंने यहाँ पे वैसे एक टेबल की सूरत में लिखा हुआ भी है कि जो आपका एक्सपेंस में ड्यू होता है वो लाइबिलिटी होता है और जो इनकम में ड्यू होता है वो एसेट होता है। इसी तरीके से जो एडवांस पेमेंट होती है आपकी उसमें वो एसेट होती है, जो एडवांस आपने रिसीव किए, जो एडवांस पे किए हुए हैं वो एसेट है, जो एडवांस रिसीव किए हुए हैं वो लाइबिलिटी है, ठीक है। ये आपके पास एमसीक्यूज बेस के तौर पे ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये याद रखनी है, ठीक है। ये अगर याद रहेंगी तो आपको जो है वो कभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। कोई भी आप जितना भी आपसे जैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप मार नहीं खाएंगे। मैंने एक एक एग्जांपल करवा दी, एग्जांपल इसकी ढेर सारी उन्होंने दी हुई है, ढेर सारी दी हुई हैं जिससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपने ये चीज प्रैक्टिस करनी है कि जो रिपोर्टिंग पीरियड दिया गया है मैंने सिर्फ उसी रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर रह के ही मैंने सारा जो है वो अमाउंट पे जो है वो करनी है, ठीक है। यहाँ पे जितनी एग्जांपल्स दी गई हैं इसकी आपने इन सब को प्रैक्टिस करना है अच्छे से कि इनकम ऑफ द ईयर कैसे निकालते हैं और उसकी अकाउंटिंग में कैसे जो है वो एंट्री करते हैं, एक्सपेंस ऑफ द ईयर कैसे निकालते हैं और उसकी एंट्री कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स। ये जो टॉपिक है ना इसको मैं आपको बहुत ही ज़्यादा वो अकाउंटिंग की ज़ुबान में नहीं समझाऊंगी, कोशिश करूंगी कि सादा ज़ुबान में मैं आपको ये कंसेप्ट दे सकूं। ज़रा देसी तरीके से बात करते हैं इसके बारे में
तो वैसे तो जो हमारे डेटर्स होते हैं जिनको हम ये कहते हैं कि जिन्होंने हमारे पैसे वापस करने हैं, ठीक है? जिन्होंने हमसे चीज़ें उधार पे ली हुई हैं, क्रेडिट पे ली हुई हैं, तो अब ना उन्होंने हमें पैसे वापस करने हैं हमारे। वो हमारे डेटर्स होते हैं और ये सोच-सोच के हम बड़ा खुश हो रहे होते हैं कि जी फलाँ ने भी हमारे पैसे देने हैं, फलाँ ने भी हमारे पैसे देने हैं, फलाँ ने भी देने हैं, ठीक है? जनाब हम हमारे इतने लोग कर्ज़दार हैं। ये बात एक अलग चीज़ है। वो खुश होना अपनी जगह होता है पर ज़िंदगी की एक हकीकत भी है कि ऐसा बहुत ही कम होता है और बड़े ही खुशनसीब लोग होते होंगे कि जिनको अपने कर्जदार से सारे पैसे मिल जाए। बहुत ही कम होता है। स्पेशली पाकिस्तान में तो भूल ही जाओ कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है? मतलब ये पाकिस्तान वो कंट्री है जहाँ पे आपको अपने ही दिए हुए पैसे लेने के लिए भी अगले के मिन्नतें तरले करने पड़ते हैं। वो अगले को बहाने बना-बना के बोलना पड़ता है, यार मेरा बाल बीमार है, मैनू पैसे वापस कर दे। हैं? वो वाला हिसाब है। तो वो कहते हैं कि अब जो अकाउंटिंग की जिसने ये सारे कानून बनाए हैं ना, वो बड़ा ही कोई ईमानदार किस्म का बंदा था। भई वो कहता है कि जो हिसाब-किताब चल रहा है ना आपकी ज़िंदगी में, आपने बिल्कुल वैसा ही काम करना है। भई अगर आपको लगता है कि आपके डेटर्स में से कोई बंदा ऐसा है, आपको यकीन हो गया कि वो आपको पैसे नहीं मिलने वाले, भई अल्लाह ना करे, खुदा न ख़ास्ता आपका जो वो कस्टमर था, वो उसका बिज़नेस का दिवालिया हो गया। अब आपको पता है उसके बिज़नेस का दिवालिया हो चुका है, वो खाने के लाले पड़ गया, उसके घर में वो आपके पैसे वापस करेगा? नहीं करेगा। या अल्लाह के हुक्म से कहीं वो दुनिया से ही कूच कर गया, तो आपको क्या लगता है कि उसके पिछले आपके पैसे वापस करेंगे? नहीं करेंगे। तो वो ये कहता है कि कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपको यकीन हो जाएगा कि आप द एंटिटी विल नेवर बी एबल टू कलेक्ट, कि आप इस काबिल नहीं रहे अब कि आप उस बंदे से पैसे वापस ले सको, ठीक है? तो आपने क्या कर देना है, अपनी ईमानदारी के साथ अपने दिल पे पत्थर रख के अपनी अकाउंटिंग के बुक में लिख देना है कि जी इतने पैसे मेरे बैड डेट्स हो चुके हैं, यानी कि अब मुझे वापस नहीं मिलने वाले, ठीक है? जिसको हम इर्रिकवरेबल डेट्स भी कहते हैं, यानी कि जो अब कभी रिकवर नहीं हो सकते। समझ आ गई है? तो ये होते हैं हमारे बैड डेट्स, जिनके बारे में तो पक्का यकीन हो गया है कि अब नहीं मिलने वाले। अच्छा, इसके अलावा भी एक सिचुएशन होती है, पर वो अकाउंटेंट जो था ना जिसने ये सारे कानून बनाए हैं, इंतहाई किस्म का ईमानदार बंदा था। उसने कहा है भाई जो सिचुएशन है वही लिखो, भाई बाद में कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। तो उसने कहा है एक और सिचुएशन भी बनती है, एक तो हो जाता है आपको यकीन, एक ये होता है कि आपको डाउट आ गया। डाउट ये आ गया है कि भाई आपने उसको दे तो दिया चीज़, उसने आपको कह भी दिया कि मैं आपके 6 महीने बाद पैसे वापस कर दूँगा। लेकिन अब उसके हालात देख के और उसके लारे देख के आपको ना गालिब गुमान हो रहा है कि ये पैसे मेरे को वापस नहीं करने वाला। ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह माफ़ करे उसको कोई बड़ी बीमारी हो गई है। ठीक है? वो कैंसर-शैंसर हो गया, उसको वो इलाज करवा रहा है, तो अब इस सिचुएशन में आप क्या कहोगे? उससे कहोगे कि मेरे पैसे वापस करो। भई जो उसके अपने नहीं पूरे हो रहे, वो आपको क्या वापस करेगा? ठीक है? अब आपको उसकी हालत देख के गालिब गुमान यही आ रहा है कि वो आपके पैसे वापस नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह पाक जो है वो देने वाला है, वो उसको शिफ़ा भी दे सकता है, वो ठीक भी हो सकता है, आपके पैसे वापस भी कर सकता है। यानी कि आपको ऐसी सिचुएशन कोई लग रही है कि देखने में तो आपको ये लग रहा है कि हाई रिस्क है। बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है कि आपको पैसे वापस नहीं मिलने वाले। लेकिन 100% कन्फर्म नहीं है। समझ लो कि आपको 85% लग रहा है कि मुझे पैसे वापस नहीं मिलेंगे। 15% के चांसेज़ हैं कि शायद मिल जाएँ। शायद मेरी किस्मत हरी हो जाए और मुझे वो पैसे वापस मिल जाएँ। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है ना, तो हमारा अकाउंटेंट हमें ये कहता है कि बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आप चुप करके उसे डाउटफुल डेट के तौर पे लिख दो। ठीक है? कि आपके टोटल डेटर्स जितने भी हैं, उनमें से बैड डेट्स अगर कोई हुए हैं, तो वो भी ईमानदारी से लिख दो। कोई डाउट वाले हैं, तो उनको भी अलहदा करके लिख दो। सिर्फ़ डेटर्स के तौर पे वही लिखो, जिनके बारे में आपको 100% यकीन है कि मुझे पैसे इसके वापस मिलने हैं। वही आपके रियल डेटर्स होंगे। वो ये कहता है। तो ये होते हैं बैड डेट्स और डाउटफुल जो है डेट्स, ठीक है? आपको अब यहाँ से कंसेप्ट तो समझ आ गया कि बैड डेट्स क्या होते हैं और डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे चैप्टर के शुरू में एक लफ्ज़ आया था कि प्रोविज़न ऑफ डाउटफुल डेट्स, ये क्या है? तो प्रोविज़न का अक्सर जो मतलब होता है वो होता है अंदाज़ा लगाना, ठीक है? तो वो कहते हैं कि ये जो आपने डाउट हुआ है आपको, ये हुआ किस वजह से है, कैसे हुआ है? तो कहते हैं किसी न किसी वजह से हम प्रोविज़न करते हैं, हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, हम अपना गुमान करते हैं कि हमारा ये डेटर डाउटफुल हो चुका है, ठीक है? तो वो कहते हैं कि वो हमारी जो प्रोविज़न है वो जिस भी बेस पे होगी, जितने परसेंट भी हमें डाउट होगा, तो वो हम जो प्रोविज़न बनाते हैं कि हाँ जी, मुझे गालिब गुमान है कि मतलब मेरे फलाँ डेटर मुझे पैसे वापस नहीं करेगा। तो ये जो हमें एक गुमान होता है, इस गुमान को यानी हम अपने उस अकाउंटिंग में भी प्रोविज़न ऑफ डाउटफुल डेट्स ही लिखेंगे। यानी सिर्फ़ डाउटफुल डेट नहीं लिखना
कि ये मशकूक डेट है, बल्कि कहना है कि प्रोविजन, ये सिर्फ मेरी प्रोविजन है, मेरा गालिब गुमान है, मैंने तुक्का लगाया है, ठीक है, ताकि कल आपको अपने अल्फाज वापस लेते हुए कुछ शर्मिंदगी ना हो अगर वो पैसे वापस कर दे तो। भैया आपने लिखा हुआ है कि मैंने बस तुक्का लगाया था, अंदाजा लगाया था मैंने, है, मैंने कौन सा कह दिया था कि जनाब वो नहीं कभी वापस करेगा, ठीक है, ये चीज है। तो इसलिए आप उसके लिए जो वर्डिंग यूज करते हो उसकी एंट्री करने के लिए वो होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, यहाँ तक चीजें हो गई। तो कहते हैं कि बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है बैड डेट्स में आपको उम्मीद ही नहीं है, डाउटफुल डेट्स में थोड़ी बहुत ली उम्मीद तो है ना, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं स्टेटमेंट के अंदर ये दोनों हमारे एक्सपेंस ही हैं। भाई जाहिर सी बात है हमारे पैसे थे, हमें उन्होंने वापस करने थे, नहीं वापस मिलेंगे तो हम पे ही चिट्ठी है ना, हम पे ही एक्सपेंस है, हमारा ही खर्चा बढ़ गया उल्टा, ठीक है, तो हैं ये दोनों एक्सपेंस ही, हालांकि दोनों की एंट्रीज अलग अलग तरीके से होती हैं, दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन फिर भी दोनों एक्सपेंस ही शो होते हैं हमारी इनकम स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन इनका इफेक्ट डिफरेंट होता है कि कौन कब क्रेडिट होगा कौन कब डेबिट होगा, ये अलग चीजें से होगा, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, मैं आपको प्रोविजन कैसे की जाती है ये समझाती हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगी कि इनकी एंट्रीज कैसे करते हैं। ये एंट्रीज है मैं अभी नहीं समझा सकती क्योंकि जब तक आपको प्रोविजन बनाना नहीं आएगी आप उसकी एंट्रीज नहीं कर सकते। मैं आपको पहले बताती हूँ कि प्रोविजन हम करते कैसे हैं, ये तुक्के लगते कैसे हैं भला। अब हम जरा ना मेजरमेंट करते हैं डाउटफुल डेट की, एग्जाम्पल से करवाती हूँ आपको। एग्जाम्पल है जनाब हमारे पास, वो कहते हैं स्पेसिफिक और जनरल प्रोविजन होती है एक तो हमारे पास, यानी एक हमारा तरीका होता है स्पेसिफिक और जनरल प्रोविजन का, यानी कुछ लोगों के बारे में हम बकायदा अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ जी 50% चांस है, 25% चांस है, ऐसे वाले, ठीक है, तो वो होती है स्पेसिफिक प्रोविजन, ठीक है। और कुछ हम अपने ओवरऑल प्रोविजन करते हैं सारे डेटर्स के बारे में कि यार मतलब हर साल ना तकरीबन मैं 2 लाख की चीजें उधार पे देता हूँ, इसमें से तकरीबन मुझे 1.5 लाख ही वापस आता है, 50,000 नहीं आता, और वो 50,000 हर बार जरूरी नहीं है कि एक ही बंदा वापस नहीं करता, नॉर्मली वो बात कर रहा होता है बंदा कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि कोई भी बीच में से किसी ना किसी का कोई ना कोई पंगा बन जाता है और मुझे 50,000 रुपया नहीं मिलता, वो होती है जनरल प्रोविजन। स्पेसिफिक प्रोविजन ये होती है कि आप किसी बंदे को जो है बकायदा पॉइंट आउट करके बोल रहे हो कि इस बंदे के बारे में मुझे इतने परसेंट चांस है कि वो मुझे पैसे वापस नहीं करेगा, ठीक है। अब इस चीज को हम एग्जांपल के जरिए देखते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स इज 80,000, ठीक है, कि साल खत्म हुआ है और जो लोगों ने मेरे पैसे देने हैं वो है 80,000 रुपया, ठीक है, टोटल डेटर्स हो गए 80,000 रुपया। अब वो कहते हैं कि उनमें से आउट ऑफ विच, पहली बात उसे बोला है कि एक मेरा डेटर है मिस्टर फिल नाम का, जिसने मेरे पैसे देने हैं 6,000, ठीक है, 6,000 रुपये उसने मुझे देने हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि ये क्रेडिटर भी है उस कंपनी का जहां से मैं चीजें लेता हूँ, ठीक है, वहां से उस कंपनी ने इसके 7500 रुपये देने, ये सिर्फ उसने इस वजह से बात की है, वैसे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये 7500 क्या है। वो कहते हैं कि इस बात से ये पता चलता है कि वो कोई भूखा नंगा नहीं है कि उसने मेरे से ऐसे लिए हुए हैं, ठीक है, वो अच्छा डेटर है, वो हर बार पैसे वापस कर देता है, मुझे यकीन है मुझे उससे पैसे वापस मिल जाएंगे। पहली बात तो उसने ये कर दिया कि एक ये वाहिद बंदा है जिसके बारे में उसे 100% श्योरिटी है कि पैसे वापस आने ही आने, खत्म हो गई बात यहाँ पे। दूसरा बंदा है मिस्टर किल, मिस्टर किल ने लिए हुए हैं 10,000 रुपये, 10,000 रुपये लिए हुए हैं या 10,000 की चीजें ली हुई हैं जो भी है, ठीक है। कहते हैं कि इसके बारे में मुझे डाउट है, और डाउट इतना का ज्यादा है कि वो कहता है कि 75% जो है ना वो 75% मुझे लगता है कि मुझे रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। 25% मुझे डाउट है कि मतलब मुझे शायद पैसे ना मिले, या 25% इसमें से ना मिले, ठीक है। 10,000 है तो उसका 25% कर लो कि मुझे 2500 नहीं मिलेंगे, ठीक है, 7500 तो मेरे वापस आ ही जाएंगे। तो 75% वो कह रहा है कि मेरी रिकवरी हो जाएगी, मुझे 75% जो है वो कंफर्म है। फिर अगले डेटर उसकी हैं एक औरत मिस्टर मिसेज हिल, मिस हिल कहती है, इन्हें उससे लिए हैं 6,000 रुपये, और वो कहता है कि इनके बारे में मैं 50% डाउटफुल हूँ, आधे वापस आने हैं आधे नहीं आने वाले, ठीक है। फिर एक और बंदा है मिस्टर बिल, उसने लिए हुए 8,000 रुपये और उसके बारे में उसे 75% डाउट है, यानी 75% मेरे नहीं वापस आने वाले, थोड़े बहुत ही आएंगे, कोई 2,000 मुझे मिल जाएगा, मेरे बाकी नहीं मिलने वाले मुझे, ठीक है। फिर वो ये कहता है कि ये तो लोग थे जिनके बारे में मैंने स्पेसिफिक प्रोविजन कर दी है, ये लोग। वो कहता है कि बाकी इसके अलावा जो मेरे पैसे हैं ना, क्योंकि टोटल तो 80,000 है, ये सारा मिला के तो सिर्फ अभी 30,000 बना है, ठीक है, 6, 10, 6 और 8 ये आप लोग जमा करके देख लीजिए कि 30,000 है। तो बाकी जो 50,000 है उसके बारे में उसने जर्नल प्रोविजन की है, इनके बारे में क्या की है, स्पेसिफिक एक एक का नाम लेके प्रोविजन की है। तो बाकी पैसों के बारे में उसने जर्नल प्रोविजन की है कि बाकी जो 50,000 है उस पे मैं प्रोविजन करता हूँ 5% की,
कि उस 50,000 में से भी मुझे 5% नहीं मिलने वाले। ठीक है? अब उन्होंने हमें कहा क्या है? उन्होंने हमें ये बोला है कैलकुलेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगेंस्ट डेटर्स ऑफ 80,000। वो कहते हैं सबसे पहली बात तो ये कि टोटल प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट निकालें। कैलकुलेट करें कि टोटल प्रोविजन बनती कितनी है। टोटल हमें 80,000 में से कितने नहीं मिलेंगे। ठीक है? पहली बात तो ये होगी। दूसरा उन्होंने ये बोला है कि पास अकाउंटिंग एंट्री ऑफ इंक्रीज इन प्रोविजन assuming that opening balance of provision debts at the beginning of report period was 10,000। वो कह रहे हैं कि आप ये मतलब अंदाजा लगा लें। ठीक है? कि एक तुक्का हमने लगाया हुआ था जब मेरा साल शुरू हुआ था। तो मैंने अंदाजा लगाया था कि इस साल तकरीबन 10,000 मुझे जो है वो मेरा डाउट में रहेगा। ठीक है? 10 साल की प्रोविजन साल के शुरू में थी। वो हमें ये बता रहा है, हमें ये कह रहा है कि साल के शुरू में मैंने ये सोचा था कि मेरे 10 साल डाउटफुल जाएंगे। ठीक है? अब साल का एंड हो चुका है और डाटा मैंने आपको सारा दे दिया है। अब जितनी भी मेरी बनेगी ना प्रोविजन, तो वो आपने देखनी है कि 10,000 से ज्यादा हुई है तो फिर आपने उसकी एंट्री मुझे करके देनी है कि हाँ जी मैंने 10,000 सोची हुई थी तो इतनी अब हो गई है, तो वो इंक्रीज जो हुआ है उसकी आपने अकाउंटिंग एंट्री उसको करके देनी है। ये उसकी दो डिमांड्स हैं जनाब आपसे। ठीक है? अब हम जरा इसको हल करते हैं। अब हमने कैसे इसकी प्रोविजन करनी होती है और कैसे एंट्री करनी होती है, ये आपको समझाती हूँ। ठीक है? सबसे पहले तो हमें जो स्पेसिफिक दिए गए हैं ना उनका मसला हल करते हैं। सबसे पहले हमारा गुड डेटर है जी मिस्टर फिल। उसको हम लिख लेते हैं कि उसके बारे में उसे 0% बिल्कुल 0% लगता है ऐसा कि मुझे पैसे वापस नहीं मिलेंगे। 6,000 के 6,000 उसे लगता है वापस मिलेंगे, यानी इस तरफ हम वो पैसे लिखने वाले हैं जो हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है? तो वो कह रहे हैं इस बंदे से तो ज़ीरो ज़ीरो बिल्कुल 0 रुपया ऐसा है जो मुझे वापस नहीं मिलने वाला। 6,000 के 6,000 मुझे मिल जाएँगे। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक डेटर्स हैं जिनके बारे में हमें कुछ शक है। मिस्टर किल है, उसने टोटल 10,000 लिए हुए हैं और 25% का शक है उसके ऊपर। अब 10,000 का 25% निकालें तो मतलब कि 2500 हमें नहीं मिलेंगे इससे। फिर है मिस हिल ने 6,000 लिए हुए हैं और इसके बारे में हमें 50% डाउट है, यानी कि 3,000 हमें नहीं मिलेंगे। फिर है मिस्टर बिल, इन्होंने 8,000 लिए हुए हैं, 75% के बारे में हमें डर है कि नहीं मिलेंगे, मतलब कि 6,000 हमें नहीं मिलेंगे, 2,000 हमें लगता है कि हमें वापस आ जाएँगे। फिर ये टोटल मिला के तो हो गए 30,000। ठीक है? 30,000 में से हमने ये हिसाब किताब कर लिया। फिर वो कहते हैं कि जो जनरल डेटर्स है इसके अलावा जो बाकी सारे डेटर्स हैं, यानी 80,000 में से 30,000 निकाल दे तो पीछे यानी कि 50,000 के जो जनरल डेटर्स हैं, उनके ऊपर उसने प्रोविजन की हुई है 5% की। अब 50,000 का 5% निकालें तो यानी कि इसमें से भी 2500 हमें नहीं मिलेंगे। तो इस तरफ हमने सारे वो लिख लिए हैं अब जो हमें नहीं मिलेंगे। अब इन सबको जमा करें 2500, 3,000, 6,000 और 2500, तो ये मिला के बनते हैं 14,000। ठीक है? अब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स अगर देखें तो वो कहते हैं कि टोटल था 80,000। 80 में से 14 की हमने प्रोविजन की है। ये याद रखिएगा कि बैड डेट्स और प्रोविजन में यही फर्क होता है। हमने सिर्फ एक तुक्का लगाया है, हमें ये लगता है कि इस 80 में से 14,000 हमें नहीं मिलेगा। बाकियों के बारे में हमें 100% कंफर्म है कि वो हमें पैसे मिल जाएंगे। ठीक है? अब हमारी जो टोटल बनी है प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स वो है 14,000। लेकिन हमें क्या बताया गया था कि प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट एट द बिगिनिंग ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है? यानी कि ओपनिंग जब साल की हुई थी, जो ओपनिंग बैलेंस था प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट का, वो हमने 10,000 किया हुआ था। ठीक है? 10,000 किया हुआ था। लेकिन जब साल खत्म हुआ है तो हमने एक्चुअल में जब हिसाब लगाया है तो हमारी प्रोविजन बनी है 14,000 की। ठीक है? तो अब ऐसा नहीं होगा कि हम 10,000 को काट के तो 14,000 कर दें। नहीं, बल्कि हम एक और अकाउंटिंग एंट्री कर देंगे और हम उसमें लिखेंगे कि हमारी प्रोविजन इंक्रीज हो गई है 4,000। 10 पहले थी, 14 अब होगी, यानी कि 4,000 इंक्रीज हो गई है। हम पहले वाले को काटा-छाटा नहीं लगाएँगे, हम उसको डिलीट नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या कर देंगे, सिर्फ ये कहेंगे कि पहले हमारी प्रोविजन 10 थी, अब हमारी प्रोविजन हो गई है 14, यानी कि 4,000 इंक्रीज हो गई है। तो उन्होंने हमें कहा है कि इसकी अकाउंटिंग एंट्री भी करके दिखाएँ। तो अब एंट्री कैसे करनी है? याद होगा आपको कि मैंने आपको कहा था कि डेटर्स जो होते हैं वो हमारे एसेट होते हैं। ठीक है? एसेट हर वो चीज़ जो बाद में आने वाले फ्यूचर में हमें जो है बिज़नेस में देगी फ़ायदा। ठीक है? अब आपने मेरे पैसे देने हैं अगर, तो ज़ाहिर-सी बात है मेरा फ़ायदा है। लेकिन आपने अगर मेरे पैसे 20,000 देने थे और अब मुझे पता चल रहा है कि आप मुझे 5,000 नहीं देने वाले, 15 देने वाले हो, तो मेरा नुकसान हो रहा है ना। 5,000 का मुझे नुकसान हो रहा है, मेरे से 20 लिया था, वापस मुझे 15 आ रहा है, तो नुकसान हो रहा है। मेरा आधे पै मतलब इतने पैसे जो हैं वो कम हो रहे हैं। तो जब-जब आपके एसेट्स एसेट्स कम होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक है?
आपके एसिड्स जब जब कम होते हैं तो वो क्रेडिट हो जाते हैं और जब जब ज्यादा होते हैं तो वो डेबिट होते हैं। आप ये रूल ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एसिड्स और एक्सपेंस के बारे में ये हमारा रूल होता है कि जब जब हमारे एसिड और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो तब तब वो हमारे क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं, और जब जब कम होते हैं तो तब तब वो हमारे क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। अब हमने यहाँ पे एक चीज पढ़ी थी कि हमारे जो बैड डेट्स और प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स होती हैं, ये दोनों हमारे क्या हैं, एक्सपेंस हैं। मैंने आपको बताया था ना कि बैड डेट्स और डॉटफुल डेट्स दोनों ही हमारे एक्सपेंस होते हैं, क्योंकि हम पे चट्टी पड़ रही है भाई। एसिड थे हमारे, एसिड से एक्सपेंस बन गए हैं, हमारे पल्ले आ गए, देने किसी और ने थे, हमें अपने पास से भरने पड़ रहे हैं, तो एक्सपेंस बन गए हमारे। तो एक्सपेंस और एसिड का बिल्कुल सेम रूल होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, आप लोगों ने अपने मिड के सिलेबस में ये चीज पढ़ी हुई है, मैंने अभी रिवाइज भी कर दी है। तो इस वजह से जब हमारी प्रोविजन इंक्रीज हो गई है, ठीक है, प्रोविजन इंक्रीज हो गई है, बैड डेट्स जो थे हमारे, अब वो बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जो हमारे डेटर्स में से बैड हो गए हैं, बैड डेट्स हो गए हैं, इंक्रीज हो गया, जब भी हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, ठीक है। बैड डेट्स हमारे 4000 मजीद डेबिट हो गए हैं, ठीक है, डेटर से बैड की तरफ आ रहा है, यानी कि इसके बारे में हमें ये शक है ना कि ये हमारा बैड हो जाएगा, ठीक है। हम बना प्रोविजन रहे हैं, प्रोविजन में इसे क्रेडिट के तौर पे लिख रहे हैं, और साथ हम बैड डेट्स का भी एक अकाउंट बना रहे हैं जिसमें इसको डेबिट कर रहे हैं। अब अगर फ्यूचर में हमें पैसे मिल जाते हैं तो हम प्रोविजन हटा देंगे और बैड डेट्स खत्म हो जाएंगे, और अगर नहीं मिलते तो अकाउंट तो पहले ही बैड डेट्स का बना हुआ है, सिंपली, ठीक है। यानी बाद में हमें कोई नया खाना नहीं बनाना पड़ेगा, हमारे पास ऑलरेडी हमने बैड किए होंगे, अगर तो बैड हो गए तो सौ सदके कोई इशू ही नहीं है, और अगर नहीं होते तो हम आने वाले में उसकी प्रोविजन कम कर देंगे, सिंपली। जैसे हमने यहाँ पे एक इंक्रीज वाला बनाया, आगे जाके हम डिक्रीज वाला एक और बना देंगे जी। पहले हमने किया हुआ था कि जी हमें 14,000 नहीं मिलेंगे, अब हमें जो है वो बाकी पैसे मिल गए हुए हैं, तो हम क्या कर देंगे, अपनी प्रोविजन डिक्रीज कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। हमें कोई कटिंग नहीं करनी पड़ेगी, हमें अपनी कोई बात वापस नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमने कोई झूठ नहीं बोला। हमने पहले ही बताया था कि ये जस्ट एक प्रोविजन है, जस्ट हमारा एक तुक्का है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसकी एंट्रीज करनी है। यहाँ पे अब मैं एक बार फिर आपको एंट्रीज दिखा देती हूँ कि किस चीज की एंट्री कैसी होती है। ये याद रखिएगा कि बैड डेट्स जब भी होते हैं वो डेबिट होते हैं और टोटल डेटर्स क्रेडिट हो जाते हैं। अब ये क्यों होते हैं, क्योंकि बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस होते हैं और एक्सपेंस इंक्रीज होता है जब हमारे डेटर्स में से कोई बैड हो जाता है। हमें पैसे मिलने थे, अब नहीं मिलने, ठीक है, यानी कि हमारा एक्सपेंस बढ़ा है, तो वो डेबिट हो जाएगा। और डेटर्स होते हैं हमारे एसिड, एसिड जब कम होते हैं तो वो क्रेडिट हो जाते हैं। डेटर्स थे हमारे, कम हो गए हैं, पहले हमें 20,000 मिलने थे, अब हमारे 15,000 हो गए, कम हो गए, कम हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कि जब जब आपके बैड डेट्स कोई इंक्लूड होंगे तो वो डेबिट होंगे, और डेटर्स आपके कम हो जाएंगे उस वक्त तो फिर वो क्रेडिट होंगे। इसी तरीके से जब आप प्रोविजन क्रिएट करते हो तो आपके बैड डेट्स का अकाउंट डेबिट होता है और प्रोविजन का अकाउंट क्रेडिट होता है, यही हमने एंट्री अभी नीचे की है। इसी तरीके से जब आपकी पहले से मौजूद कोई भी आपने प्रोविजन बनाई हुई होती है और उसमें जब कोई इंक्रीज होता है तब भी आपका बिल्कुल सेम ही होता है कि बैड डेट्स का अकाउंट डेबिट होता है और प्रोविजन वाला अकाउंट क्रेडिट होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपने प्रोविजन की हुई थी 14 की थी और जब साल खत्म हुआ तो वो प्रोविजन कम हो गई है, अब कम हुई है तो फिर बिल्कुल उल्ट हो जाएगा। प्रोविजन वाला अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैड अकाउंट वाला जो बैड डेट्स वाला अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बिल्कुल इसके उल्ट चलेगा, ठीक है। और अगर आपके बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं, मतलब कि ये वाला जो आपने प्रोविजन की हुई है ये आपके रिकवर हो जाते हैं, आपको पैसे मिल जाते हैं, तो जब आपके पास कैश आएगा तो आपका बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, यानी कि एसेट इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज होगा तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो बैड डेट्स रिकवर हुए हैं, वहां से हमारा एक्सपेंस कम हुआ है, तो जब हमारा एक्सपेंस कम होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। ये इस तरह से इसकी एंट्री होगी। तो यहाँ तक हमारा बैड डेट्स वाला टॉपिक था। ये नीचे वाले जो दोनों एंट्रीज हैं ये हमारी डिस्काउंट की एंट्रीज है जो हम डिस्काउंट वाले टॉपिक के अंदर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट अलाउेबल, ठीक है। हमने प्रोविजन ऑफ डॉटफुल डेट पढ़ा, उससे रिलेट ही कर रही है ये चीजें, बल्कि इसमें भी हम ये एक साथ दोनों चीजें देखने जा रहे हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है कि इसमें उन्होंने हमें एक सिनेरियो दिया हुआ है और हमें इसमें डाउटफुल डेट की भी प्रोविजन करनी है और डिस्काउंट अलाउेबल की भी करनी है। अच्छा, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट में ये होता है कि हमारी मर्जी नहीं होती फिर भी हम पे चट्टी आ रही होती है, ठीक है। और अलाउेबल में समझ लो कि दिल पे पत्थर रख के हम जानबूझ के नुकसान उठाते हैं, वहां पे हम जानबूझ के नहीं उठाते, यहाँ पे हम जानबूझ के चलो अपने कस्टमर पक्के करने के लिए डिस्काउंट दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक किस्म का एक्सपेंस ही होता है हमारे ऊपर, कोई फर्क नहीं है कोई खास दोनों में, ठीक है। बस एक मर्जी से जा रहा है तो दूसरा हमारे हालात की वो उसमें जा रहे होते हैं पैसे, बाकी दोनों ही एक्सपेंस होते हैं हम पे। बाकी ये मज़ीद हम मिसाल करते हैं यहाँ से तो हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ होती है, कैसे इसको एंट्री देनी होती है, कैसे-कैसे लेके चलना है। अच्छा, वो कहते हैं कि जी 1 जनवरी 2009 को, ठीक है,
मिस्टर जाहिद जो हैं उन्होंने अपने जो है वो डाउटफुल डेट अकाउंट बनाया था, ठीक है? और उसमें वो कहते हैं कि मैंने जो है वो अभी इस वक़्त मेरा जो डाउट है कि मतलब मेरे जो डेट्स होंगे इस साल के वो 1200, ठीक है? 1200 उन्होंने सोचा हुआ है कि मेरे इस साल यकम जनवरी 2009 को वो ये प्रोविज़न कर रहे हैं कि इस साल मेरी जितनी भी जो डेटर्स जाएँगे उनमें से 1200 मुझे वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है? और फिर साथ उन्होंने प्रोविज़न डिस्काउंट की थी कि तकरीबन मुझे 150 का जो है वो डिस्काउंट देना पड़ेगा। ये उन्होंने शुरू में ही एक प्रोविज़न कर लिया। अब उसके बाद होता क्या है, ठीक है? अब ये उसके बाद ये होता है कि 31 दिसंबर 2009 को वो कहते हैं कि जो मेरे सन्ड्री डेटर्स यानी कि तमाम डेटर्स हैं वो हैं 20,400, ठीक है? अब उनमें से वो कहते हैं कि 400 वर कंसिडर्ड बैड, कि 400 के बारे 400 रुपए के बारे में तो कंफर्म हो गया है मुझे कि वो बैड डेट्स है। बैड डेट्स कंफर्म हो चुके हैं, उनके बारे में कोई यकीन नहीं है, वो कंसिडर्ड हो चुके हैं, ठीक है? एंड रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न ऑफ, ठीक है? लेकिन अभी ये रिटर्न करने वाले हैं, इनकी एंट्री करने वाली है, ठीक है? रिक्वायर्ड है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि द डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स ड्यूरिंग 2009 वाज 300। वो कहते हैं 2009 के साल के अंदर मैंने 300 रुपए का डिस्काउंट दिया है लोगों को और वो ऑलरेडी अकाउंट हो चुका है। यानी कि ये जो 20,400 है ना, ये डिस्काउंट वाली रकम पहले से ही निकालने के बाद 20,400 है। ठीक है, यानी दोबारा से नहीं निकालनी है। ये ऑलरेडी अकाउंटिंग इसकी हो चुकी है, लेकिन ये जो 400 के बैड डेट्स है ना, ये अभी इसमें से निकालने वाले हैं। ठीक है, ये उन्होंने हमें एक दिया। फिर वो कहते हैं कि एक और साल गुजरा, अगला साल गुजरा और फिर क्या हुआ, 31 दिसंबर 2010 आया और वो कहते हैं कि इस साल मेरे पूरे टोटल डेटर्स थे 10,100, ठीक है? जिसमें से 100 मेरे बैड डेट्स हैं, कन्फर्म है जिनका कि मुझे नहीं मिलने वाले और इनको भी अभी रिक्वायर्ड है यानी कि एंट्री करनी है। और वो कहते हैं कि मैंने डिस्काउंट जो दे दिया, प्रोविज़न नहीं हो रही, ये बात याद रखिएगा कि प्रोविज़न नहीं है। यहाँ पे बैड डेट्स बताए जा रहे हैं कि जो डेट्स हो चुके हैं और डिस्काउंट की भी प्रोविज़न नहीं कर रहा वो। वो बता रहा है कि मैंने इस साल में इतना डिस्काउंट दिया है। अच्छा, प्रोविज़न ऑफ डिस्काउंट अलाउएबल और सिर्फ डिस्काउंट अलाउड में वही फ़र्क है जो बैड डेट्स और प्रोविज़न ऑफ बैड डेट्स में है। ठीक है? प्रोविज़न में हम अंदाज़ा लगा रहे होते हैं और जब बैड हो जाते हैं तो वो कन्फर्म हो जाते हैं। इसी तरीके से प्रोविज़न ऑफ डिस्काउंट अलाउएबल में हमने अंदाज़ा लगाया होता है कि हमें इतना डिस्काउंट देना पड़ेगा, लेकिन जब हम डिस्काउंट अलाउड कर देते हैं तो मतलब कि हमने डिस्काउंट दे दिया हुआ है। वही है बिल्कुल, ठीक है? तो कहते हैं 2010 के अंदर मैंने डिस्काउंट दिया है ₹50 का, ठीक है? और ये भी ऑलरेडी मैंने इसमें से निकाल दिया हुआ है, 10,100 में से दोबारा 50 नहीं निकालने हैं। ये आगे उसने ब्रैकेट में बाकायदा लिखा हुआ है कि इसकी अकाउंटिंग हो चुकी है। फिर वो कहता है एक और साल गुजरा, 31 दिसंबर 2011 को मैंने हिसाब लगाया कि मेरे इस साल के जो टोटल डेटर्स हैं वो 36,200 हैं। लोगों ने मेरे इतने पैसे देने हैं, इनमें से 200 जो है वो बैड डेट्स हो चुके हैं, जिनको मैंने जो है वो अभी लिखना है, एंट्री करनी है और डिस्काउंट जो मैंने इस साल दिया है वो ₹50 का है, लेकिन इसकी अकाउंटिंग हो चुकी है। मैंने पहले से ही इसमें से हिसाब करके निकाल ली हूँ 36,200 में से, दोबारा नहीं निकालने। ठीक है? अब वो ये कहता है कि इट इज़ डिसाइडेड टू मेंटेन अ प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, कि जो मेरे टोटल डेटर्स है ना पीछे सन्ड्री डेटर्स, उनके ऊपर जो डाउटफुल डेट की प्रोविजन लगानी है वो है 5% की और जो डिस्काउंट की लगानी है वो है 2% की। ठीक है? अब उसने कहा है कि शो, दिखाओ मुझे कि हाउ द प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स अकाउंट एंड प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट अलाउएबल अकाउंट वुड अपीयर इन द लेजर। ठीक है, क्यों कहते हैं 2009 10 और 11 तीनों का अकाउंट बनाओ। ठीक है, इकट्ठा इकट्ठा अकाउंट बनाओ और मुझे बताओ कि मुझे दिखाओ कि मेरे टोटल डेटर्स कितने हैं और फिर मुझे ये भी दिखाओ कि मेरी जो है वो डाउटफुल अगर डेट का अकाउंट कैसा बनता है और प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट का अकाउंट कैसा बनता है। ठीक है, उसने प्रोविजन भी कर दी हुई है। अब मैं सबसे पहले तो हमने डेटर चेक करने हैं। 2009 का हमने लिखा, बैलेंस ओपन किया है हमने, बैलेंस ओपन हुआ है हमारा जनाब, उसने कितना बताया था हमें कि 20,400, ये हमने लिख लिया जनाब 20,400। अब 20,400 में से ज़ाहिर सी बात है हमने बैड डेट्स तो भी निकालने हैं, ऐसा ही है। बैड डेट्स हमने बैड डेट्स को क्रेडिट किया यहाँ पर 400, ये देखिए 400 हमने बैड डेट्स इसमें से क्रेडिट कर लिया। पीछे जो हमारे पास बैलेंस कैरिंग फॉरवर्ड है जो आगे चलेगा वो है हमारा 20,000। ठीक है, टोटल मिला के कितना बन गया 20,400, ये भी इस तरफ 20,400, क्रेडिट और डेबिट बराबर है, मतलब हिसाब क्लियर है। चलते हैं आगे, 2010 आ गया है। 2010 में हमें बताया गया कि उनके जो टोटल डेटर्स हैं वो हैं 10,100। ठीक है, अब इसमें से भी हमारी एंट्री अभी करने वाली है बैड डेट्स की। 100 रुपये है हमारे बैड डेट्स, हमने एंट्री की, पीछे बचा 10,000। 10,100 इस तरफ भी, 10,100 इस तरफ भी, दोनों साइडें बराबर है, मतलब के हिसाब क्लियर है।
ठीक है। अब आगे चलते हैं कि आगे उन्होंने कहा है कि 2011 में हमारा टोटल बैलेंस है जी 36,200, जिसमें से हमारे 200 बैड डेट्स हैं, पीछे बचा 36,000। 36,000 हमारा बैलेंस कैरिंग फॉरवर्ड है, अगले साल में एंटर होगा। ठीक है। तो टोटल मिला के ये भी 36,200, ये भी 36,200। डेटर्स का तो हमारा अकाउंट बन गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने प्रोविजन का अकाउंट बनाना है। प्रोविजन का अकाउंट कैसे बनाना है कि सबसे पहले क्रेडिट साइड पे हम ये लिख रहे हैं कि 2009 की यकम जनवरी को उसने एक एक प्रोविजन की थी कि मेरा इस साल का जो होगा होगी मतलब कि डिक्री होगा, क्या कहते हैं, प्रोविजन है वो है 1200 की। ऐसा ही है। 1200 का उसने सोचा था। अब 1200 का उसने सोचा था, लेकिन हुआ क्या, 31 दिसंबर को उसे पता चला कि मैंने जो मेरे जो हुए हैं क्या नाम है, वो कितनी है, 5% की मुझे करनी है। अब उसके टोटल डेटर्स कितने हैं, 20,400 हैं। और उसने जो नॉर्मली हमें बताई है कि 5%, सिर्फ 5%। ठीक है। अब अगर 20,400 में से 20,400 में से 400 तो बैड हो चुके हैं ना, बाकी 20,000 के अगर आप 5% निकालोगे तो आपके पास प्रोविजन बनेगी सिर्फ 200 की। ठीक है। सॉरी, 5% निकालोगे तो आपकी प्रोविजन होगी 1,000 रुपए। ठीक है। 20,000 का 5% निकाला तो आपकी वो बनती है 1,000। यानी कि उसने प्रोविजन की थी 1200 की, लेकिन असल में कितने हुए, 1,000। यानी कि हमारी प्रोविजन हो गई है कम, 200 कम हुई है। तो हम क्या करेंगे, डिक्रीज इन प्रोविजन हुई है 200 की, हमने डिक्रीज इन प्रोविजन का अलग से एंट्री दी डेटर्स की साइड पे। याद रखिएगा, मैंने आपको पीछे समझाया था कि जब जब हमारी प्रोविजन डिक्रीज होगी तो प्रोविजन वाला अकाउंट डेबिट होगा और बैड डेट्स का अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है। और जब जब इंक्रीज होगी तो उल्ट होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे ये डेबिट हो रहा है, जब इंक्रीज होगी तो ये क्रेडिट होगा और दूसरा डेबिट होगा। ठीक है। अब ये देखिए, डिक्रीज हुई है तो डेबिट हो रहा है, डेबिट वाली साइड पे एंट्री कर रहे हैं। अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट वाली साइड पे एंट्री जाएगी। इसको डेबिट किया हमने। अब आगे जो हमारा बैलेंस कैरिंग फॉरवर्ड यानी कि ये 1,000 है, ये 1,000 चल रहा है। 2010 आया, 2010 के शुरू में हमारे पास बैलेंस कैरिंग फॉरवर्ड कौन सा आया है, ये वाला। ये देखिए, ये 1,000 यहाँ पे आ गया कि इस साल हमारी प्रोविजन अब 1,000 की है। ठीक है। 1,000 की है, लेकिन हमारे पास बैड डेट्स कितने हुए, 500 हुए। 500 कैसे हुए, क्योंकि टोटल उसने हमें बताया था कि मेरे इस साल के डेटर्स हैं 10,100। 100 बैड हो गए, पीछे बचा 10,000। 10,000 का अगर 5% निकाले तो बचता है 500। ठीक है। यानी कि मैंने सोचा हुआ 1,000 था, लेकिन मेरे जो प्रोविजन आई है इस साल की वो 500 है। यानी कि अगेन मेरी प्रोविजन हुई है कम, 500। ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया है, 500 किया है, तो टोटल मिला के ये कितना बना, 1,000 बना। ये साइड भी 1,000, ये साइड भी 1,000, लिखने में बराबर है। ठीक है। तो अब आगे मेरी जो प्रोविजन चलेगी वो 500 है। ये याद रखिएगा, ये मिस्टेक से इनसे जीरो नीचे डाला गया, ये जीरो नीचे नहीं आना बल्कि इसके आगे है, ये 500 लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ये 500 लिखा हुआ है, ये गलती से इनसे नीचे डाला हुआ है। ये 500 लिखा हुआ है। 31 दिसंबर यानी कि जो है वो हमारे पास बैलेंस कैरिंग फॉरवर्ड आगे जो आया है वो है 500। 31 दिसंबर नहीं है ये, यहाँ पे दिसंबर की जगह भी जनवरी है। ठीक है। जनवरी है, ये कम जनवरी 2011 को हमारे पास ये डाटा आया है 500 वाला। अब इस बार हमने प्रोविजन 500 की हुई है, लेकिन 31 दिसंबर को जो हमारे पास प्रोविजन आती है साल खत्म होने के बाद वो 1800 है। 1800 कैसे है, टोटल डेटर्स थे हमारे 36,200, 200 हो गए बैड, पीछे बचा 36,000। 36,000 का 5% निकालो तो 1800 बचता है। ठीक है। तो अब इस बार हमारी प्रोविजन डिक्रीज नहीं हुई, 2 साल डिक्रीज हुई थी, इस साल इंक्रीज हो गई है। अब 500 के ऊपर कितने डाले तो 1800 बनता है, 1300। ठीक है। तो हमने बैड डेट्स के तौर पर इंक्रीज किया प्रोविजन में इंक्रीज किया 1300। तो ये हमने इंक्रीज इस साइड पे लिखा। डिक्रीज जब जब होता है तो डेबिट होता है, इंक्रीज जब जब होता है तो क्रेडिट होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है। इस तरीके से आप इसकी एंट्री करेंगी और साइड्स हमेशा दोनों बराबर करनी है हर साल की बाद, ये याद रखिएगा। आपकी साइड्स हर साल बराबर रहनी चाहिए। ये भी 1200 है, ये भी 1200 है, फिर ये भी 1,000 था, ये भी 1,000 है, ये भी 1800 है, ये भी 1800 है। ये याद रखिएगा कि इस तरीके से इसकी एंट्रीज आपने करनी है। ये तो हमने डाउटफुल डेट्स की कर ली। अब हम इसी तरीके से अपने डिस्काउंट की भी करते हैं। ठीक है। बैड डेट्स का बनाने की जरूरत नहीं, हमें डिस्काउंट का करना है। डिस्काउंट में भी बिल्कुल सेम हम वही चलेंगे, वही चीजें लेके चलेंगे कि यकम जनवरी 2009 को हमने एक प्रोविजन की थी कि हमें डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा सिर्फ 150 का। ऐसा ही है। ठीक है। लेकिन उन्होंने हमें जो हिसाब किताब दिया है वो कहा है कि हमारी जो जनरली सैलरी अलाउड है वो 2% है। ठीक है, 2% है। तो हमारे जो टोटल डेटर्स आए हैं उसका 2% निकालें तो हमने डिस्काउंट कितना अलाउ किया है इस साल, 230 रुपए का। 2% निकालें तो 230 बनता है, यानी कि हमारा डिस्काउंट इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे भी देखें वही चीज है कि डिक्रीज होता है
तो डेबिट साइड पे लिखा जाता है, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। ये याद रखिएगा दोनों का, डिस्काउंट का भी और हमारे जो डाउटफुल डेट्स होते हैं दोनों का। इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे लिखा जाता है। ठीक है, अब ये इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज हुआ टोटल मिला के कितना बना 380। ठीक है, बैलेंस कैरिंग फॉरवर्ड आगे हमारा जो जाएगा वो 380 होगा। अब 380 हमने बैलेंस कैरिंग फॉरवर्ड आगे लाया, ब्रॉड फॉरवर्ड 2010 में हुआ, 380 है। अब इस साल की हमारी प्रोविजन 380 की है, लेकिन हमने जो डिस्काउंट अलाउ किया है वो 2% निकाले हैं अगर 10,000 का, तो वो बनता है 190। ठीक है, 190 बनता है, यानी कि इस बार हमारी प्रोविजन डिक्रीज हुई है, तो हमने इस तरफ इसकी एंट्री की। ठीक है, यानी कितना कम हुआ, 380 था यानी 190 हुआ है, यानी कि 190 कम हो गया। ठीक है, 190 कम हुआ है, वो मिला के टोटल बन गया 380। अब हमारा जो बैलेंस कैरिंग फॉरवर्ड चलेगा वो बनेगा 190। 190 है, लेकिन इस बार जो हमने डिस्काउंट अलाउ किया 36,000 था, 36,000 का 2% निकालें तो 494 बनता है। 494 है, यानी कि इस बार फिर से हमारी प्रोविजन इंक्रीज हो गई है। प्रोविजन इंक्रीज हुई है कितनी, 190 हमने सोचा हुआ था, 494 में हुई है। ठीक है, तो टोटल मिला के कितनी बन गई 684। ठीक है, 684 है, तो 684 अब हमारा आगे बैलेंस कैरिंग फॉरवर्ड चलेगा। बिल्कुल सेम सेम एंट्रीज है इनकी, ये एंट्रीज याद रखिएगा कि डिस्काउंट की एंट्रीज कैसे करते हैं और डाउटफुल डेट्स की एंट्रीज कैसे करते हैं। फर्क नहीं है दोनों में, दोनों ही हमारे एक्सपेंस होते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आप एंट्रीज कर लेंगे, रट्टा नहीं लगाना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा खुद से एग्जांपल्स लिख के 2-3 एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद आपको कभी डाउट नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप ये सोचे सिर्फ कि मैम से एक बार सुनने के बाद हम पेपर में डायरेक्टली कर लेंगे, तो ये आपकी खुशफहमी है सिर्फ। जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आपके लिए आसान होते जाएगा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, अब ये जो जितना पूरा टॉपिक है इसके एक एक वर्ड को आपको समझाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं। भाई एसिड तो सुना था, ये फिक्स्ड एसेट क्या है। तो बच्चे हमारे एसिड्स जो होते हैं, सबसे पहले आपको तो ये तो पता ही होगा कि एसिड क्या होते हैं, कि हमारे बिजनेस में हर वो चीज कि जिसको हम अपने बिजनेस में यूज करेंगे तो फ्यूचर में हमें उससे प्रॉफिट मिलेगा, हम ये प्रोबेबिलिटी की होती है कि उससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, वो हमारा एसिड होता है। ठीक है, चाहे वो हमारा फर्नीचर हो, हमारा कैश हो, हमारा बैंक अकाउंट हो, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, फर्नीचर हो, कंप्यूटर हो, हर चीज ये यूज होगी ना हमारे बिजनेस के अंदर। हर एक चीज हमें फायदा देगी, जिसकी वजह से हमें बाद में इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा। ये चीज हमने पहले पढ़ी हुई है ऑलरेडी, मैं आपको मिड में अच्छे से समझा चुकी हूँ कि एसिड क्या होता है। अब हमारे एसिड दो किस्म के होते हैं बच्चे, एक होता है करंट एसिड और एक होता है फिक्स एसिड। करंट एसेट वो होता है जो डेली बेस पे चेंज होते रहते हैं, जिनमें चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे डेटर्स हैं तो रोज नए आएंगे, कभी डेटर्स ज्यादा हो जाएंगे, कभी डेटर्स कम हो जाएंगे, चेंजिंग आ रही है ना डेटर्स के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से हमारा बैंक अकाउंट है, ऊपर नीचे होता रहेगा। इसी तरीके से हमारा कैश अकाउंट है, ऊपर नीचे होता रहेगा। इसी तरीके से हमारी जो इन्वेंट्री है, स्टॉक है, ऊपर नीचे होता रहेगा। रोज नई चीजें आएंगी, रोज कुछ चीजें कम होती जाएंगी। ये होते हैं हमारे करंट एसेट्स, जिन्होंने डेली बेस पे इनमें चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन बच्चे कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो ना ही हम डेली बेस पे लेते हैं, ना ही वो डेली बेस पे चेंज हो सकते हैं। जैसा कि आपने बिजनेस खड़ा किया, उसके लिए बिल्डिंग ली है, आप रोज रोज बिल्डिंग चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसी तरीके से आपने पहले उसके लिए जमीन खरीदी थी, अब वो जमीन पे एक एसिड है, फिक्स एसिड है आपका, अब रोज रोज तो नहीं ले सकते आप। इसी तरीके से आपने एक पूरी फैक्ट्री खड़ी की है, तो उस फैक्ट्री में पूरा प्लांट लगाया, मशीनरी लगाई है, तो क्या रोज रोज ले सकते हैं? भाई ठीक है, एक मुद्दत है उसकी, 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, खराब हो जाएगा, रिन्यू हम नई चीज उसकी जगह लेके आएंगे। बट ये तो नहीं है ना कि डेली बेस पे चेंज हो रहा है, कम से कम 1 साल के अंदर तो हमें दोबारा नहीं लेना पड़ता। ठीक है, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, तो यानी कि वो एसेट जिन्हें हम डेली बेस पे चेंज नहीं करते, जिन्हें नॉर्मली हमने सेल करने के लिए नहीं रखा हुआ होता, वो सारे एसेट्स हमारे होते हैं फिक्स एसेट्स। नॉर्मली फिक्स एसेट्स किस लिए यूज होते हैं? 4 चीजों के लिए यूज होते हैं। पहली चीज कि वो एसिड्स हमारे जो है वो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जैसा कि मशीनरी। ठीक है, दूसरा वो हमारे सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, कि सेलिंग का काम कर रहे होते हैं। जैसा कि अब हम अगर चीज सेल कर रहे हैं तो हमारे जो गाड़ियां समझ लें कि उन गाड़ियों में हमारा जो प्रोडक्ट जा रही है, जो सेल कर रहे हैं हम चीजें, तो हम सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो जिस गाड़ी पे जा रही है वो सर्विस हमारी, ठीक है, तो वो गाड़ी हमारी जो है फिक्स एसेट है, उस गाड़ी पे रोज चीजें हमारी सेल हो रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर्स भी हमारे फिक्स एसेट में सेलिंग में इस्तेमाल हो सकते हैं, कि जिनसे हमने कंप्यूटर से कनेक्ट वगैरह कॉन्टेक्ट किए होते हैं, कॉन्टेक्ट्स बनाए होते हैं, लोगों के सामने हम इश्तिहारात वगैरह दे रहे होते हैं उनके जरिए। ठीक है, वो हमारी सेलिंग का काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए जो चीजें यूज हो रही होती हैं,
ठीक है? जिन्होंने हमारा हिसाब किताब बाकायदा बनाया हुआ होता है, वही बात कंप्यूटर्स वाली भी इसमें आ सकती है, हमारे फर्नीचर इसमें आ सकता है, जिनसे बाकायदा एक पता चल रहा होता है कि हाँ जी, ये वर्किंग जगह है। उन चीज़ों की वजह से हमारा एक बल्कि एक डिसिप्लिन सिस्टम चल रहा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन सँभाली हुई होती है, हमारे ऊपर जो मैनेजर्स हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, ये भी सारे एसेट ही होते हैं ना, एक किस्म के एसेट ही हैं हमारे ये भी। और उसके बाद एक हमारे जो फिक्स्ड एसेट होते हैं, वो हमें रेंट पे दिए होते हैं। जैसा कि हमारा जो फैक्ट्री है, उसका गोडाउन है, उसका हाफ हिस्सा हमने जो है वो किसी और को रेंट पे दिया हो। अब जो बिज़नेस होता है ना, स्पेशली जो शेयर होल्डर्स मिलके बिज़नेस करते हैं, इसमें हर चीज़ में हिस्सा होता है फिर उनका, शेयर होल्डर्स है ना। अब वो बिज़नेस का हिस्सा है वो गोडाउन भी, अगर वो गोडाउन का कुछ हिस्सा हमने रेंट पे दिया हुआ है किसी को, तो उससे जो रेंट आ रहा है वो भी एक बंदे का नहीं है, वो सबका है, ठीक है? इसी तरीके से हमारे पास गाड़ियाँ भी हो सकती हैं, हम उन गाड़ियाँ रेंट पे देते होंगे लोगों को, लोग काम करके रेंट हमें दे जाते हैं, तो वो भी हमारे यानी मुख्तलिफ तरीके से यूज़ होते हैं, लेकिन हमने उनको बेचने के लिए नहीं रखा होता नॉर्मली, ठीक है? हम उनसे लोगों से फ़ायदा तो निकलवा रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ ऐसे ही सिर्फ़ हमारे पास यूज़ होती रहती है, ठीक है? ये सारे फ़िक्स्ड एसेट्स के काम होते हैं। वो कहते हैं कि फ़िक्स्ड एसेट्स हम 2 तरीकों से पहचानते हैं। एक होता है उसकी कॉस्ट, ठीक है? हमें कॉस्ट पता होती है, हमने कभी ना कभी उसे खरीदा होता है, हमें उसकी कॉस्ट पता होती है। दूसरी ये कि उस चीज़ को सोचते ही हमारे ज़हन में ये आता है कि उससे हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा, ठीक है? ये हमारे पास रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया है। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि मैं आपको डेप्रिसिएशन बता सकूँ कि होती क्या है। अब वो कहते हैं कि जब भी हमने अगर तो हमने बनी बनाई चीज ली है, मैन्युफैक्चर्ड एसेट लिया है, तो उसकी पहचान हमें फौरन से उसकी कॉस्ट से हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि जाहिर बात है अगर हमने पैसे दे के वो चीज ली है तो जाहिर सी बात है फौरन से हमें उसकी कॉस्ट से ही उसकी हम मेजरेबल कर सकते हैं कि हाँ जी ये हमारा एसेट है, इतने का हमने लिया हुआ है। लेकिन अगर हमारा वो एक्सचेंज्ड एसेट है, हमने खरीदा नहीं था बल्कि एक चीज दे के दूसरे उसकी जगह लिया था, तो अगर तो हमें उसकी फेयर वैल्यू पता है, ठीक है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर फेयर वैल्यू नहीं पता है तो फिर हम देखेंगे कि उसका इस वक्त कमर्शियल स्टेटस क्या है, ठीक है। अगर हमें फेयर वैल्यू नहीं पता है तो फिर हम जो है वो उस एसेट की जो वैल्यू चल रही होंगी एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज में हमने जो वैल्यू दी होगी उसकी, वो जो है वो हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो हमने ये देखना है कि कॉस्ट जब हम किसी भी चीज़ की कॉस्ट लगाते हैं ना डेप्रिसिएशन के अंदर, डेप्रिसिएशन क्या होती है बताती हूँ। फिलहाल जो मैं बस बोल रही हूँ वो समझें कि एक चीज़ की अगर हमने कीमत लगानी है तो उसमें क्या-क्या चीज़ें हमने शामिल करनी है। सबसे पहले तो हमने वो परचेजिंग प्राइस उसमें कंसीडर करनी है जिस पे हमने वो चीज़ ली थी। और याद रखें कि अगर वो चीज़ 10,000 की थी और आपको उस पे कोई रिबेट या डिस्काउंट मिला था, रिबेट भी डिस्काउंट ही होता है एक किस्म का, ठीक है? आपको कोई उसमें जो है वो उसने छोड़े थे पैसे, तो आपने ये नहीं कहना कि हाँ जी वैसे तो 10,000 की थी तो मैं 10,000 गिन लूँ, नहीं। आपको अगर वो चीज़ 9,000 की मिली थी तो आपकी परचेजिंग प्राइस 9,000 ही है। आपने उसमें से वो ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट जो आपको मिली थी वो लेस करना है। जितने पे आपको मिली थी आपने वही कंसीडर करना है। उसके बाद उसके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं, जो टैक्सेस वगैरह हैं, वो जितने आपके खर्चे-शर्चे आए वो आपने उसमें गिनने हैं। उसके अलावा जो परचेज़ टैक्सेस वगैरह हैं वो उसमें आपने काउंट करने हैं। फिर उसके बाद डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट बच्चों वो होती है कि जब आप वो फॉर एग्जांपल मशीनरी है, ठीक है? आप वो ले तो आए हैं, लेकिन आपको पता है मशीनरी को फिक्स भी करवाना होता है। अब आपने इतनी बड़ी फैक्ट्री बनाई है, तो वो मशीनरी के तो पार्ट्स आए होंगे। अब 10 लाख की आप मशीनरी लेके आए, तो एक बंदा आया जिसने वो सारे पुर्जे जोड़ के फिक्स करके आपको उसको बाकायदा कैपेबल ऑफ यूज़ बना के दिया, तो वो आपसे 1 लाख रुपया लेके चला गया। तो आपको तो वो एसेट 11 लाख का पड़ा ना। तो यानी कि वो भी आपने कॉस्ट उसमें जो है वो शामिल करनी है, ठीक है? उसके बाद वो कहते हैं कि अगर उसमें आपने कोई रिस्टोरेशन करवाई है, कोई भी रिमूवल कोई भी चीज़ करवाई है, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट उसकी भी अगर है, तो वो भी आपने जोड़नी है। ये सारी चीज़ें मिला के एक चीज़ की कॉस्ट बनती है, ठीक है? कॉस्ट में ये सारी चीज़ें कंसीडर करनी है आपने। उसके बाद वो कहते हैं डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन ये होती है कि जब भी आप एक चीज़ है, एक एसेट है, आप लेके आए हैं, तो आपने ये अंदाज़ा लगाना होता है कि ये चीज़ इतने साल चलेगी, ठीक है? इतने साल चलेगी, इससे मैं इतना मुनाफ़ा हासिल कर सकूँगा और फिर उसके बाद ये चीज़ अगर मैं बेचता हूँ तो ये इतने की बिकेगी, ठीक है? इस चीज़ का जो हम एक सिस्टमैटिक हिसाब-किताब लगाते हैं उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। और जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जिनकी वक़्त के साथ कीमत कम होती है, उनकी डेप्रिसिएशन ज़रूर होती है। हमारे सारे फिक्स्ड एसेट्स की वक़्त के साथ कीमत कम होगी जब-जब हम उसे इस्तेमाल करते जाएँगे, सिवाय एक चीज़ के। उस चीज़ की कीमत इस्तेमाल के साथ या वक़्त के साथ कभी कम नहीं होती और वो है लैंड। लैंड कभी डेप्रिसिएट नहीं होगी क्योंकि डेप्रिसिएशन उन चीज़ों की होती है, जिनकी वक़्त के साथ कीमत कम होनी होती है। ठीक है?
अब मैं आपको बताती हूँ कि डेप्रिसिएशन कैसे करते हैं या उसकी यूज़फुल लाइफ क्या होती है। बच्चे सोचिए, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये बताती हूँ कि मतलब एक लड़का है अली, ठीक है? उसने आज अपने मतलब समझ लें कि पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है वो। और उसने क्या किया है कि एक बाइक ली है कि भाई पिज़्ज़ा शॉप पे उसने काम शुरू किया, तो उसने बाइक ली है, जो है तकरीबन उसने ली है 2 लाख की, ठीक है? भई आज उसने इतना मुश्किल से एक बाइक ली है 2 लाख की, तो वो ये सोच रहा है कि उस बाइक को अपने सामने खड़े करके उसने ये सोचा है कि ये बाइक तकरीबन 5 साल तक ना बड़े ही कमाल तरीके से मैं इसको चला सकता हूँ, फुल इससे फ़ायदा उठा सकता हूँ, ठीक है? 5 साल तक ये बाइक चलेगी, उसके बाद अगर मैं 5 साल के बाद ये बाइक को बेचूँ ना, तो तकरीबन मुझे इस बाइक से 50,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है? अब वो बड़ा है ना एक प्रैक्टिकली होके ये चीज़ सोच रहा है कि ज़ाहिर-सी बात है 5 साल बाद अगर मैं इसको बेच देता हूँ, उस वक़्त मेरे पास 50,000 रुपए होंगे, तब भी तो मुझे बाइक चाहिए होगी ना, मुझे दोबारा नई बाइक भी लेनी है। अब अगर मुझे दोबारा नई बाइक लेनी है, तो मुझे तकरीबन फिर से 2 लाख रुपए चाहिए, ठीक है? तो वो क्या करता है, वो एक हिसाब लगाता है। वो हिसाब-किताब ये लगाता है कि 5 साल हैं मेरे पास, 50,000 मुझे उस वक़्त इस बाइक से मिलेंगे, यानी कि 1.5 लाख मुझे और जोड़ना है। तो वो 1.5 लाख मैं हिसाब लगाता हूँ कि हर दिन इस बाइक की कीमत कितनी कम हो रही है। ठीक है? वो एक हिसाब-किताब लगा लेता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल साल के हिसाब से लगा ले या महीने के हिसाब से लगा ले कि मुझे हाँ, हर साल जो है वो इस बाइक के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने हिसाब-किताब नहीं किया, वैसे बता रही हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसने ये अंदाज़ा लगा लिया कि 5 सालों के लिए अगर मुझे इसके पैसे जोड़ने हैं 1.5 लाख, तो मुझे तकरीबन जो है वो 30,000 रुपए जो है वो हर साल इसके लिए अलग करने हैं। तो वो क्या करेगा कि क्योंकि वो उस बाइक को उसने बिज़नेस के लिए लिया हुआ है ना, अपने पिज़्ज़ा शॉप के लिए लिया हुआ है, तो वो क्या करेगा, डिलीवरी करके जो पैसे कमाएगा उसमें से हर साल 30,000 वो साइड पे करता जाएगा, ऐसे कि जैसे वो इनको इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है? इससे ये फ़ायदा होगा कि जब 5 साल गुज़रेंगे और जब वो उस बाइक को बेच के 50,000 लेके आएगा, तब तक उसके पास दूसरे 1.5 लाख भी जमा हो चुके होंगे और अगेन उसके पास 2 लाख रुपया आ जाएगा और वो जाके बाइक ले सकेगा। यही तरीका होता है बड़े बिज़नेसेस के अंदर कि जब भी वो कोई इस तरह का फ़िक्स एसेट लेते हैं, तो उसकी डेप्रिसिएशन कर लेते हैं फ़ौरन से कि आज हमें ये चीज़ इतने की मिली है, इतने साल हम इससे इतना प्रॉफ़िट कमाएँगे और उतने प्रॉफिट में से हम इतनी जो है हमारा प्रॉफिट होगा और इतनी ये अमाउंट इसकी डेप्रिसिएट हो जाएगी और इतने सालों बाद अगर दोबारा हमें खरीदना पड़े तो हमें कितने पैसे और चाहिए होंगे, वो अमाउंट वो डेप्रिसिएट करते रहते हैं उसमें से। और जब इतने सालों बाद वो मशीनरी वो चीज़ जब उसको बदलते हैं, नई लेते हैं, तो उनके पास पैसे होते हैं, उन्हें दोबारा से परेशानी नहीं होती है कि अब हम पैसे कहाँ से लाएंगे, इस वजह से डेप्रिसिएशन की जाती है। यूजफुल लाइफ होती है उस चीज़ की, वो लाइफ या वो पीरियड जो आपने एक्सपेक्ट किया होता है कि इतने टाइम तक तो ये A1 चलेगी, ठीक है? यानी मैंने एक्सपेक्टेशन की हुई है कि ये बाइक 5 साल बिल्कुल A1 मेरा सही काम चलाएगी। ठीक है? वो उसकी यूज़फुल लाइफ होती है। डेप्रिसिएबल अमाउंट वो होती है जो कॉस्ट हम डिसाइड करते हैं कि हाँ जी, इतनी अमाउंट इसकी रेज़िडुअल वैल्यू में से कम हो जाएगी। रेज़िडुअल वैल्यू वो होती है कि उस वक़्त जो उसकी कीमत लगेगी बेचते वक़्त। जैसे मैंने बाइक की मिसाल दी, तो बाइक की जो कीमत 50,000 5 साल बाद लगेगी ना, वो उसकी रेज़िडुअल वैल्यू है। ठीक है? तो उसकी रेज़िडुअल वैल्यू जितनी मतलब उसके बाद जितनी कम हुई है ना, यानी कि टोटल दो 200 2 लाख थी, 50,000 वो है तो 1.5 लाख कम हुई, तो वो जो 1.5 लाख है वो डेप्रिसिएबल अमाउंट है। 1.5 लाख उसने और जोड़ना है, ठीक है? वो डेप्रिसिएबल अमाउंट होती है। यहाँ तक आपको डेप्रिसिएशन का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। आपने इस टॉपिक को जितना अच्छे से आप समझ के रखेंगे, तो इस हिसाब से फिर आप जब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, तो आप डेप्रिसिएशन कर भी सकोगे। लेकिन अगर यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन रहेगी, तो फिर आपको डेप्रिसिएशन नहीं हो पाएगी। आपने ये याद रखना है कि रेजिडुअल वैल्यू वो होती है कि जो आपकी उस चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद जो उसकी कीमत लगती है। यूज़फुल लाइफ जो आपने पीरियड सोचा हुआ होता है कि इतना टाइम ये अच्छे से चलेगी, ठीक है? और उसके अलावा डेप्रिसिएबल अमाउंट जो आपने उस पीरियड के अंदर जोड़नी है उस चीज़ के लिए, ठीक है? तो ये जो डेप्रिसिएशन है, ये वही कि सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट, हम बकायदा एक तरीके से डेप्रिसिएबल अमाउंट निकालते हैं एक एसेट की उसके यूजफुल लाइफ के अंदर, ठीक है? ये होती है डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास डेप्रिसिएशन मेथड का, और ये करवाने से पहले ही मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपके फाइनल टर्म सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मस्ट क्वेश्चन आता है इसमें से, और पूरा लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, ठीक है? इसमें से एमसीक्यूज भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से मस्ट आना होता है। डेप्रिसिएशन मैंने आपको समझा दिया हुआ ऑलरेडी कि होती क्या है। तो डेप्रिसिएशन मुख्तलिफ तरीकों से की जाती है, मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं कि आप किस हिसाब से करना चाहते हो। आप सालों के हिसाब से करना चाहते हो, आप घंटों के हिसाब से करना चाहते हो, ठीक है? आप जो है वो उसके आउटपुट के हिसाब से करना चाहते हो। जो भी हिसाब किताब आप लगाओगे, वो उन्होंने 5 तरीके बताए हुए हैं कि 5 तरीकों से आप डेप्रिसिएशन कर सकते हो।
पहला होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तीसरा होता है सम ऑफ ईयर मेथड, फिर होता है नंबर ऑफ यूनिट्स आउटपुट मेथड, फिर होता है नंबर ऑफ सर्विसेज और मेथड। ठीक है, हर मेथड का अपना सिर्फ एक फार्मूला है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप डेप्रिसिएशन 1 मिनट के अंदर कर सकते हो, अगर आपको वो याद नहीं है तो फिर आप डेप्रिसिएशन नहीं कर सकते हो। फार्मूले आपने इनके मस्ट याद करने हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी सिर्फ फार्मूला भी पूछा जा सकता है, लेकिन लॉन्ग में ये कंप्लीट क्वेश्चन आता है। अब ये पांचों के पांचों मेथड्स में आपको समझाऊंगी इस एक मिसाल के जरिए। यहाँ पे ये हमें एक एग्जांपल दी गई है। एग्जांपल में वो हमें ये कहता है कि एक मशीन है, किसी बिजनेस के लिए एक मशीन हमने यकम जनवरी 2009 को ली है 80,000 की। ठीक है, 80,000 की हमने ली है और हमने एस्टिमेट लगाया है इसकी रेजिडुअल वैल्यू का। अब रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है कि उसको इस्तेमाल करने के बाद जो उसकी बेचते वक्त कीमत लगेगी, और वो कहता है सिर्फ 2,000 रुपये लगेगी। कितना इस्तेमाल करूंगा? 4 साल। उसने कहा है 80,000 की मैंने यकम जनवरी 2009 को मशीन ली है, मुझे लगता है कि मैं 4 साल इसे अच्छे से चलाऊंगा, 2,000 की मेरी बाद में ये बिकेगी। फिर वो कहता है कि इससे मैंने 4 सालों में काम कितना लेना है? वो कहता है उस मशीन को 4 सालों में मैं 12,000 घंटे चलाऊंगा। ठीक है, टोटल 12,000 घंटे चलेगी, और इससे मैंने सोचा हुआ है कि मैं 40,000 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा। जो भी चीज उससे प्रोड्यूस होती है, जिस चीज की भी वो मशीन है, वो कहते हैं कि 40,000 यूनिट्स मैं इससे प्रोड्यूस कर लूंगा। ठीक है, अब ये उसने एस्टिमेट लगाया हुआ है। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि टोटल 4 सालों का लगाया हुआ था, 2 साल बाद उसने कुछ डाटा दिया है हमें। वो कहता है डाटा ये है कि 2009 का पूरा साल गुजरा है, 2009 में मैंने पूरे टोटल 2,000 घंटे उसको चलाया है, और उससे मैंने 7,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। फिर 2010 में मैंने उसको 5,000 घंटे चलाया टोटल पूरे एक साल में, और 15,000 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस की। अब वो ये कहता है कि इन 2 सालों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके मुझे बताओ, हर मेथड के तहत, 5 मेथड्स हैं हमारे पास, हर मेथड के तहत आपने 2 सालों की डेप्रिसिएशन मुझे करके देनी है कि इन 2 सालों में मैंने कितने कितने पैसे साइड पे करने थे। ठीक है, ताकि जब मेरे 4 साल पूरे हों तो मेरे पास टोटल वैल्यू आ जाए। तो सबसे पहले तो हमें वो चीज करनी है जो मैंने आपको बताई थी। कॉस्ट ऑफ द मशीन क्या है? 80,000। रेजिडुअल वैल्यू क्या है? 2,000। यानी उसे डिस्प्रिशिएबल अमाउंट कितनी है? 78,000। यानी उसे इन 4 सालों में 78,000 रुपए जोड़ने हैं, ताकि वो जब 2,000 रुपये उसे मिले तो 80,000 की वो नई मशीन खरीद सके। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर होगा, आई होप। ठीक है, अब हमें एक एक मेथड के तहत इसकी डेप्रिसिएशन करनी है कि ये 78,000 एक्चुअली में जमा होंगे कैसे। ठीक है, एक एक साल में उसे कितनी अमाउंट जमा करनी पड़ेगी। तो सबसे जो पहला मेथड आता है वो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। और स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला है कि ऊपर हमने डेप्रिसिएबल अमाउंट लिखनी है, नीचे हमने यूजफुल लाइफ लिखनी है, तो हमारे पास निकल आएगी डेप्रिसिएशन। ठीक है, सिंपल, सबसे सिंपल मेथड ये है। तो हमारी डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या है? 78,000। हमारी यूजफुल लाइफ कितनी है? 4 साल। नीचे हमने 4 लिखा, तकसीम किया तो हमारे पास डेप्रिसिएबल अमाउंट आ गई है 19,500। तो वो ये हमें कह रहा है कि 4 सालों में अगर वो हर साल 19,500 रुपए साइड पे करता रहे, तो 4 सालों के बाद उसके पास 78,000 रुपए जमा हो जाएंगे, और उसकी डेप्रिसिएबल अमाउंट पूरी हो जाएगी। सबसे पहला सबसे आसान तरीका यही है। उन्होंने फिलहाल हमें 2 सालों की बोली है ना, तो हमने दोनों सालों की उसे निकाल के दे दिया कि 2009 में भी उसे 19,500 जोड़ने पड़ेंगे, 2010 में भी उसे 19,500 जोड़ने पड़ेंगे। अगले 2 सालों की भी जाहिर सी बात है यही है। स्ट्रेट लाइन मेथड तो यही कहता है। फिर वो कहते हैं एक और मेथड होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसका फार्मूला यहाँ पे ये बकायदा लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा मुश्किल फार्मूला है, लेकिन ये इस एक का ही मुश्किल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1 - n अंडर रूट रेजिडुअल वैल्यू बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई 100, और जो जवाब आएगा वो परसेंटेज होगी। ये भी याद रखना है कि जो जवाब आएगा वो परसेंटेज होगी। परसेंटेज को आपने दोबारा से कीमत में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सिर्फ ये एक थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आपने याद रखना है। और वो यहाँ पे कह रहे हैं कि एन का मतलब होता है, यहाँ पे आपने ईयर्स लिखने हैं कि कितने सालों के लिए वो चलेगी, जो यूजफुल लाइफ है ना उसकी, वो है एन का मतलब ये है। तो अब इस फार्मूले में हम पुट करते हैं अपनी रकम। 1 है, 1 का 1 लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, एन की जगह पे हम 4 लिखेंगे। 4 क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारी जो यूजफुल लाइफ है वो 4 ईयर्स है। अंडर रूट की रेजिडुअल वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2,000। हमें ये पता है कि जब हमारे 4 साल बाद वो मशीन बिकेगी तो 2,000 की बिकेगी। और टोटल कास्ट हमारी कितनी है? 80,000 हमने लिख ली। बाहर जो है वो हमने मल्टीप्लाई 100 लिखा। अब इस चीज को आप हल करो तो आपके पास जवाब आ जाएगा। पेपर में भी आपको कैलकुलेटर यूज करने की इजाजत होती है, वहां पे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, खुद से आपको हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनको मैथ्स अच्छा है इसको खुद भी कर सकते हैं, बहुत ईजी चीज है। बहरहाल जो इसका जवाब आ रहा है वो 60 है, लेकिन सिर्फ 60 नहीं, ये याद रखिएगा कि जो जवाब होता है वो परसेंटेज होती है, तो 60%। ठीक है, यहाँ पे जो इसका जवाब आया वो 60% है। तो वो कह रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने एक और चीज लिखी हुई है। वो ये कहते हैं कि जो आपकी परसेंटेज आएगी ना,
तो जो आपने फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन करनी है वो उसकी टोटल कास्ट में से करनी है, ठीक है, टोटल कास्ट में से करनी है, जबकि बाकी जितने भी आगे साल होंगे उन सब की डेप्रिसिएशन आपने नेट बुक वैल्यू से करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ नेट बुक वैल्यू क्या होती है। सबसे पहला साल क्या है, 2009। 2009 की डेप्रिसिएशन हम टोटल कॉस्ट में से कर रहे हैं, ठीक है। 80,000 की हमारी मशीन आई थी, इसमें से 60% की डेप्रिसिएशन की तो मतलब कि 48,000, यानी पहले साल में उसे 48,000 जमा करने पड़ेंगे, ठीक है, 48,000 जमा करने पड़ेंगे। अब जो है 80,000 में से 48,000 अगर निकाल दें तो पीछे जो वैल्यू बचती है उसे कहते हैं नेट बुक वैल्यू, ठीक है, नेट बुक वैल्यू। अब इस 32,000 का 60% हमने निकालना है और वो है 19,200। तो आने वाले जितने साल भी हैं वो इसी तरीके से नेट बुक वैल्यू में से हमने 60,000 निकालते जाना है, ठीक है। तो हमें जो है वो हमारी डेप्रिसिएशन मिलती जाएगी कि हमने एक साल में कितने पैसे साइड पे करने हैं कि जो बाद में हमारे 78,000 बन सके। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन होगी ये इस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की। यहाँ पे तो हमने सिर्फ 2 सालों की करके देनी थी क्योंकि रिक्वायरी 2 सालों की थी, ठीक है। अगर 4 सालों की होती तो फिर हम इस हिसाब से आगे उन्होंने डाटा दिया होता तो हम करते जाते, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा मेथड। तीसरा मेथड होता है सर्विस ऑर्स मेथड या फिर यूजेज मेथड। याद रखिएगा कि नाम भी याद करने हैं, फॉर्मूला भी याद करना है। अब यहाँ पे फॉर्मूला है कि डेप्रिसिएबल अमाउंट बाय टोटल एस्टिमेटेड आवर्स, और जो जवाब आएगा वो रेट पर आवर होगा, यानी जो जवाब आएगा वो 1 घंटे का होगा। आपने फिर आप आगे से देखना है कि कितने घंटे वो साल में चली है, ठीक है। अब हमारे फार्मूले के हिसाब से ऊपर हमने क्या लिखना है, डेप्रिसिएबल अमाउंट जो कि 78,000, और टोटल एस्टिमेटेड आवर्स कितने हैं। तो टोटल एस्टिमेटेड आवर्स हमने एस्टिमेट कितना लगाया था कि हमने 4 सालों में से कितना चलाना है, ये देखिए 12,000 घंटे हमने सोचे थे एस्टिमेटेड आवर्स, ठीक है। तो हमने ये लगा के जब इनको तकसीम किया तो जवाब आया 6.50, ठीक है। यानी कि वो पूरे 4 सालों में 6.50 जो है वो इतने रुपए उसे साइड पे करने पड़ेंगे 4 सालों में। अब वो हमें उसने बताया हुआ है कि मैंने 2009 में 2,000 घंटे मशीन चलाई है। तो मैं 6.50 के साथ 2,000 को ज़रब दूंगी तो जो जवाब आएगा वो है 13,000, यानी कि 2009 में उसे 13,000 रुपए साइड पे करने हैं। फिर है 2010 के अंदर उसने मशीन चलाई है 5,000 घंटे। तो मैं क्या करूंगी, 6.50 को 5,000 से ज़रब दूंगी तो जवाब आएगा 32,500, यानी तो 2010 में उसे 32,500 रुपए साइड पे करने हैं। इसी तरीके से अगर उन्होंने आगे आने वाले सालों का भी डाटा दिया होता कि कितने घंटे उन्होंने चलाई है तो हम इस तरह से सिंपली ज़रब दे के जवाब निकाल लेते, ठीक है। बात है फार्मूले की कि फार्मूला याद रहना चाहिए आपको। ये था हमारा तीसरा मेथड। फिर चौथा मेथड है हमारे पास यूनिट आउटपुट मेथड या प्रोडक्शन मेथड जिसको कहते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला है कि ऊपर हमने डेप्रिसिएबल अमाउंट लिखनी है, नीचे हमने टोटल एस्टिमेटेड आउटपुट लिखनी है। डेप्रिसिएबल अमाउंट है हमारी 78,000 और आउटपुट हमने 4 सालों की ये सोची थी कि हम 12,000 घंटे उसको चलाएंगे तो 40,000 यूनिट उसकी आउटपुट लेंगे, ये हमने सोचा था, ठीक है। तो अब हम नीचे क्या लिखेंगे, 40,000 लिखेंगे, ऊपर 78,000 नीचे 40,000, तकसीम किया तो जवाब आया 1.95 पर यूनिट। ये याद रखिएगा कि जो जवाब आ रहा है वो पर यूनिट आ रहा है, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि हमने 2009 में जो मशीन चलाई है 2,000 घंटे चलाई थी तो 7,000 यूनिट प्रोड्यूस किए थे। अब एक यूनिट का हमने क्या सोचा हुआ है, 1.95, तो ज़रब दी तो जवाब आया 13,650। 2010 में जो है वो हमने 15,000 जो है वो यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, तो इसके साथ जब ज़रब दी तो जवाब आया 29,250, ठीक है। इस हिसाब से अगर हमें आने वाले और सालों की भी दी हुई होती तो हम इस तरह से ज़रब देके उसकी भी अमाउंट निकाल लेते। सबसे आखिरी जो तरीका है वो है सम ऑफ ईयर्स मेथड। सबसे आसान मेथड होता है ये हमारे पास, जितने भी साल आपको दिए जाए सवाल में उनके आपने फिगर्स को आपस में काउंट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे 4 साल दिए गए तो हमने क्या करना है, 1 + 2 + 3 + 4। इस तरह से अगर हम इसको अब प्लस करें तो टोटल मिला के बनते हैं 10। और हमने 2009 से लेके 12 तक 4 साल है हमारे पास, चारों को हमने क्या करना है, पहले को 4 ज़रब 10 करके, दूसरे को 3 ज़रब 10, फिर 2 ज़रब 10, फिर 1 ज़रब 10, यानी ऊपर ये लिखना है नीचे ये टोटल वाले लिखना है, और साथ हमने डेप्रिसिएबल अमाउंट लिखनी है, ठीक है। 4/10 ज़रब 78,000। अब इसका जो जवाब आएगा वो हमारी पहले साल की अमाउंट होगी। इसी तरीके से 3/10 ज़रब 78,000 जो जवाब आएगा वो हमारे दूसरे साल की होगी। 2/10 ज़रब 78,000 जो जवाब आएगा तीसरे साल की होगी। 1/10 ज़रब 78,000 जो जवाब आएगा वो हमारी चौथे साल की अमाउंट होगी। सबसे आसान तरीका ये है, और ये जो है वो सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड है, ठीक है। आपको पेपर में क्वेश्चन चेंज आ सकता है, ईयर्स चेंज हो सकते हैं, 5 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेप्रिसिएबल अमाउंट भी चेंज हो सकती है, लेकिन तरीका यही इस्तेमाल होगा, हर साल की आपने इस तरीके से डेप्रिसिएबल अमाउंट निकालनी है। ये कंफर्म क्वेश्चन होता है, ये सारे आपने 5 के 5 मेथड्स फिंगर टिप पे, सबके सबके नाम,
सबके फार्मूले और सबके करने का तरीका आपने याद करना है। और इसके आगे ढेर सारी एग्जांपल्स इस बुक के अंदर दी गई हैं, आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, इतना ही जो है वो आपको पेपर में आसानी होगी ये क्वेश्चन करने में। हमारा 8वां इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स। तो फॉर्मेट इसका बताने से पहले मैं आप लोगों को ये समझा देती हूँ कि कंट्रोल अकाउंट्स होते क्या हैं और ये क्यों बनाए जाते हैं। कंट्रोल अकाउंट्स एक्चुअल में हमारे जो लेन और देन के अकाउंट्स होते हैं, लाइक जो हमने अगर किसी की पेमेंट करनी है तो उसके बारे में वो होगा, और अगर किसी ने हमारी करनी है तो उसके बारे में होगा, यानी सिर्फ डेटर्स और क्रेडिटर्स की बात हो रही होती है इसमें, मेनली तो ये है। अब बात अगर ये करें कि ये क्यों बनाए जाते हैं, तो वो इसलिए जो हम लेजर्स होते हैं, बहुत सारे लेजर्स एक ही सेम हेड के बने हुए होते हैं, ठीक है। अब ये देखें कि अगर एक एंटिटी है वो डील कर रही है एक बहुत सारे क्रेडिटर्स, उसके 100 से ज्यादा एक दिन में क्रेडिटर्स आते हैं, ठीक है, क्रेडिटर कस्टमर उसके हैं, क्रेडिट टाइम टर्म पे उससे चीजें लेते हैं, तो वो क्या करेगा कि वो अकाउंटेंट के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी कि एक तरफ से तो वो अपने रिसीवेबल रिपोर्ट बना रहा होगा कि हाँ जी मैंने इतने बंदों से पैसे लेने हैं, एक एक बंदे का अलग अलग बना रहा है वो, ठीक है। और उसके बाद फिर जो पैसे ले लिए हैं, रिकवर हो चुके हैं, उनका वो अलग से बना रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हर कस्टमर का अलग अलग से अकाउंट बनाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। और ये मतलब एक बंदे के लिए कि मतलब एक तरफ वो ये भी देख रहा है कि फलां बंदे ने देने हैं, दूसरी तरफ वो ये भी देख रहा है कि फलां देगा। तो इन सारे झंझटों से निकलने के लिए वो क्या करते हैं कि रिसीवेबल्स का और एक पेएबल्स का अलग अलग से अकाउंट बन जाता है। और ये कंट्रोल अकाउंट्स जो होते हैं, इनमें फिर ये हिसाब किताब होता है कि जितने हम ले चुके हैं वो भी इसमें नजर आ रहे होते हैं, जितने भी लेने हैं वो भी नजर आ रहे होते हैं, जितने दे चुके हैं वो भी नजर आ रहे होते हैं, और जितने देने हैं वो भी नजर आ रहे होते हैं। फॉर्मेट ही कुछ ऐसा होता है इसका। अब ये मेरे पास फॉर्मेट है कंट्रोल अकाउंट्स का। कंट्रोल अकाउंट्स में दो ही आते हैं, एक होता है हमारे पास डेटर्स का, डेटर्स का कंट्रोल अकाउंट आएगा, और दूसरा होता है हमारे पास क्रेडिटर का, ठीक है। अब हमने दोनों का फॉर्मेट चेक करना है। फॉर्मेट में वो ये कहते हैं कि दोनों का उल्ट चलेगा, ये याद रखिएगा कि जहां पे हमारे पास डेटर्स का अकाउंट बनेगा, तो डेटर्स में हमारे पास डेबिट साइड पे वो सारी चीजें इन जो है ऐड होंगी जो हमारे डेटर बैलेंस को इंक्रीज करेंगी, ठीक है। डेटर कंट्रोल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे वो सारी चीजें ऐड होंगी जो हमारे डेबिट में इजाफा कर रही होंगी, ठीक है। डेबिट बैलेंस में जो इजाफा करेंगी वो डेबिट साइड पे आएंगी, और जो उसमें कमी करेंगी वो क्रेडिट साइड पे आएंगी, ठीक है। इसी तरीके से इधर अगर आ जाए तो उल्ट होगा, जो इजाफा कर रही होंगी क्रेडिट अकाउंट के अंदर वो क्रेडिट साइड पे आएंगी, और जो कमी कर रही होंगी वो डेबिट साइड पे आएंगी, ठीक है। ये याद रखनी है, चीज उल्ट चलती है इसमें, क्रेडिट में इजाफा वाली क्रेडिट साइड पे आती है और डेबिट में इजाफे वाली डेबिट साइड पे आती है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि फॉर्मेट तो ये है जो आपके सामने नजर आ रहा है आपको। वो कहते हैं कि जो ओपनिंग डेबिट बैलेंस होगा ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी पिछले साल का जो बैलेंस है, कितने हमारे डेटर्स हैं वो एक आया, ठीक है, जाहिर सी बात है वो भी डेटर्स हैं, लोगों ने हमारे पैसे देने हैं, सबसे पहला तो वो है हमारे पास। उसके बाद दूसरा वो कहते हैं क्रेडिट सेल्स, इस साल के अंदर जितनी हमारी क्रेडिट सेल्स हुई हुई होंगी वो सारी हम लिखेंगे। जाहिर सी बात है इसमें हमारे डेटर्स में इजाफा हो रहा है ना, कि ये भी सारे हमारे डेटर्स हैं, तो हमने हर वो चीज डेबिट साइड पे लिखनी है जिससे हमारे डेटर्स में इजाफा होता है, ठीक है। फिर है रिफंड टू डेटर्स, ठीक है, डेटर्स को हमने रिफंड कर दिया है, वो इसमें आ जाएगा। फिर चेक्स डिसऑनर्ड, उन्होंने हमें चेक दिया था, पेमेंट की थी, लेकिन वो चेक सही नहीं निकला, ठीक है, वो चेक हम उसको कैश नहीं करवा सकते थे, हमने वापस कर दिया। अब वापस किया तो जाहिर सी बात है लोगों ने अभी भी हमारे पैसे देने हैं, यानी कि इससे भी हमारा डेटर बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, इसी तरीके से कोई भी बात हो गई है और लोगों ने हमें पैसे देने थे लेकिन वो रिसीव नहीं हो पाई, कोई भी वजह बनी है, तो वो भी जाहिर सी बात, अभी तक हमें पैसे मिलने हैं, हमारे डेटर्स इंक्रीज है, तो ये भी हमारी साइड पे आएगा। और उसके अलावा जो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे यानी कि सूद लेंगे डेटर्स के ऊपर, उससे भी हमारे डेटर्स में हमारे डेटर्स की जो अमाउंट है, वो जो अकाउंट है उसमें इजाफा होता है, बैलेंस में इजाफा होता है। तो ये सारी चीजें हमारी जो है वो इस साइड पे आ जाएंगी। दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो कहते हैं ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है, यानी जिससे हमारे अब क्रेडिट बैलेंस हम इस तरफ अगर लिख लें, ये बहुत कम होता है, ये अनयूजुअल चीज है, बहुत कम ऐसा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, अब जो कैश हमें रिसीव हो चुका होगा डेटर्स की तरफ से, टोटल डेटर्स हमने वहां लिखे हुए हैं, ठीक है, जो रिसीव हो रहा होगा वो यहाँ पे लिख लिया। अब इससे क्या हो गया, हमारे डेटर्स कम हो गए, हर वो चीज जिससे हमारे डेटर्स कम होते जा रहे हैं हम इस तरफ लिख रहे हैं। कैश रिसीव हुआ है डेटर्स की तरफ से, यानी इतने हमारे अब कर्जदार कम हो गए हैं, ठीक है, तो वो हमारे वो भी इस तरफ आएगा। चेक रिसीव हुए हैं तब भी इस तरफ आएगा, ठीक है, बिल रिसीव हुए हैं और हमने एक्सेप्ट कर लिए हैं, ठीक है, तब भी उधर से डेटर्स कम हो रहे हैं, इस तरफ ही आएगा। अगर हमने उनको डिस्काउंट दिया है तो जाहिर सी बात है उससे भी हमारे डेटर्स कम हो रहे हैं, हम पे ज्यादा खर्च आ रहा है,
तो उससे भी जो वो भी इस साइड पे आएगा। अगर हमारे डेटर्स बैड डेट्स हो गए, हमें पैसे वापस ही नहीं मिलने, जाहिर सी बात है इससे भी डेटर्स कम हो रहे हैं, तो ये भी इसी साइड पे आएगा। इसी तरीके से आगे आके सेल्स रिटर्न, अगर हमने कोई चीज बेची है, वो हमारे डेटर्स थे लेकिन उन्हें चीज पसंद ही नहीं आई, चीज वापस आ गई है, तो फिर उससे भी जो है वो क्या होगा, हमें इसी साइड पे आएगा। फिर नेक्स्ट होता है कि कंट्रा बैलेंस ट्रांसफर्ड, यानी कि वही चीज है कि सेल की थी, सेल रिटर्न होगी, परचेज थी, परचेज रिटर्न, जो भी है वो सारी चीजें इस साइड पे आ जाएंगी। ये था हमारे पास डेटर कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट। वैसे ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन ये फॉर्मेट पे एमसीक्यूज वगैरह, ये शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह आ सकता है, इसलिए मैंने ये आपको टॉपिक करवा दिया। इसी तरीके से क्रेडिट कंट्रोल अकाउंट का भी हम यहाँ पे फॉर्मेट देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड डेटर्स का, ठीक है। यहाँ पे ये वाले वो वाली चीजें हैं जिससे हमारे क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, सॉरी कम हो रहे हैं, इस तरफ जो बढ़ रहे हैं। सबसे पहले है ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी कि लोगों को जो हमने पैसे देने हैं पिछले साल से, हमारे पास इस बार जो अकाउंट बना है अभी तक हम लोगों को पे करने हैं। फिर हम जो मजीद क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि हमारे क्रेडिट का अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो भी इसी साइड पे आएगा। फिर बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड, हमने बिल पे किए थे, किसी वजह से डिसऑनर हो गया, अब दोबारा से हमने पे करने हैं, तो वो भी हमारे इसी साइड पे आएगा। इंटरेस्ट पेएबल, लोगों ने हम पे सूद लगाया है, वो हमें पे करना है, तो इससे भी हमारे क्रेडिट में इजाफा हो रहा है, तो वो भी इस साइड पे आएगा। अब इस साइड पे क्या आ जाएगा, तो जो हमने कैश पे कर दिया क्रेडिटर्स को, जाहिर सी बात है हमारा कर्ज कम हो गया, वो भी इस साइड पे। चेक पे कर दिया, वो भी इस साइड पे आएगा। बिल हमने पे कर दिया, वो एक्सेप्ट हो गया, वो भी इस साइड पे आएगा। डिस्काउंट हमने कोई लिया, जाहिर सी बात है हमारे क्रेडिट में कमी आ गई है, वो भी इस साइड पे आएगा। परचेज रिटर्न कर दिया हमने, अब हमने पैसे उनको नहीं दिए, चीज ली थी पैसे देते, लेकिन अब हमने चीज ही वापस कर दी, वो भी इस साइड पे आएगा। और इसी तरीके का कोई कंट्रा अकाउंट अगर और होगा तो वो भी इसी साइड पे आएगा। उसका उल्ट बिल्कुल फॉर्मेट है, तो ये फॉर्मेट आपके पेपर में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। वैसे नॉर्मली अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। और यहाँ तक जो है इस चैप्टर के अंदर से आपने बस यही चीज करनी थी। फाइनल टर्म की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमें ये 14 टॉपिक्स कवर करने हैं। इनमें से 8 टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं और ऑलरेडी वीडियो जो है वो 1.5 घंटे से ऊपर जा चुकी है। तो रिमेनिंग टॉपिक्स के लिए आपको ये सामने वीडियो नजर आ रही होगी, इसे क्लिक करके कंटिन्यू कर ले।